बिहार में आपको आगे क्या होता हुआ दिखाई दे रहा है? अगर मैं बात नीतीश कुमार जी की करूं, पॉजिटिविटी मुझे नज़र आती है, लेकिन उनका जो सितारा है वो थोड़ा सा अस्त की तरफ है। भारतीय जनता पार्टी की बात करूं तो थोड़े से बैक टू एथिक्स जाना पड़ेगा उनको। अगर मैं यादव साहब की बात करूं तो इस समय चुनाव के अंदर अपना वर्चस्व कर रहे हैं, उनकी कुंडली मेरे पास उपलब्ध है। ही कैन बी द किंग मेकर इफ नॉट द किंग। किंग मेकर तो वो होंगे, लेकिन किंग फिर कौन होगा? सवाल तो सबसे बड़ा यही रहता है। इस बार जो बीजेपी खड़ा करेंगी हाँ। वो किंग बन जाएगा। बंगाल की भी बात कर लेते हैं। अब बीजेपी ने एक टफ फाइट तो दी, लेकिन फिर भी गद्दी से दूर रही बीजेपी। बीजेपी विल फेयर बेटर नाउ, लेकिन किंग दीदी भी बनेंगी। तो आप किसी की कुंडली देखते हैं तो पहले ये चेक करते हैं कि शेयर मार्केट से या सट्टे से उसकी कुंडली में योग है भी पैसा बनाने का या नहीं? बिल्कुल, अगर बुध कुंडली में मजबूत है वो शेयर मार्केट से पैसा कमाएगा। आने वाले समय में मार्केट आपको क्या क्रैश होता हुआ तो नहीं लग रहा है? तो एक तरफ योगी आदित्यनाथ और दूसरी तरफ अखिलेश यादव, तो इनकी कुंडलियां क्या कहती हैं? योगी जो हैं वो फिर अपना परचम लहराएंगे। बहुत से एस्ट्रोलॉजर ने ये प्रेडिक्शन अभी नहीं, एक साल पहले भी किया हुआ है कि मोदी जी अपना थर्ड टर्म कंप्लीट नहीं करेंगे। थर्ड टर्म छोड़ दीजिए, फोर्थ टर्म भी वही है। 2034 तक वो कहीं जाने वाले नहीं। ऑपरेशन सिंदूर जो खत्म हुआ है उससे मुझे लग रहा है कईयों का दिल भरा नहीं है। मतलब हमें लग रहा है हमने ठीक से मजा नहीं चखाया। जो हुआ वो बहुत ज्यादा हुआ है। वो पानी के लिए त्राहिमाम करना आरंभ कर देगा, और ये होगा, देखिएगा, ये अगले 2 महीने की बात है। क्या बात है। और विनय जी, इसमें तो कोई ज्योतिष मानने वाला हो या ना मानने वाला हो, आप यकीन करिए मेरा हर भारतीय आपके साथ है। हेलो एवरीवन, अपनी कुर्सी की पेटी बांध लीजिए क्योंकि आप देखना शुरू कर चुके हैं टेक ऑफ विद एसकेटी। एसकेटी यानी कि मैं शालिनी कपूर तिवारी। हमेशा हर कोई ये जानना चाहता है कि उसके भविष्य में आगे क्या होने वाला है। कई बार दुविधा में, कई बार परेशानी में हम भगवान की शरण में भी जाते हैं और ज्योतिषी की शरण में भी जाते हैं। देश और दुनिया में भी इस वक्त बड़ा टेंस्ड माहौल है। कई जगह हम देख रहे हैं वॉर जैसी सिचुएशन बनी हुई है। हम ये जानना चाहते हैं कि आने वाले इलेक्शन में क्या होने वाला है। भाई देखिए, पहले बिहार चुनाव है इस साल के आखिर में, और फिर उसके बाद बंगाल इलेक्शन जैसे ही अगले साल की शुरुआत होगी आप तब देखेंगे। तो ये मुझे लगता है सबसे मुफीद समय है ये पता कर लेने का कि इलेक्शन में क्या होने वाला है। इस वॉर जैसी सिचुएशन में क्या कहीं देश और दुनिया में कोई बड़ी परेशानी तो नहीं आने वाली है, और उससे हमारा जुड़ाव भी तो कहीं नहीं है। अब ये सारी चीज़ें एक आधार के साथ, तथ्यों के साथ, और ज्योतिष में इसके राज क्या छिपे हैं इसके साथ बताने के लिए कोई एक्सपर्ट चाहिए। और इसीलिए आज टेक ऑफ विद एसकेटी में हम जिनके साथ टेक ऑफ करने जा रहे हैं वो इस वक्त गूगल पर सबसे ज़्यादा सर्च किए जाने वाले एस्ट्रोलॉजर में से एक हैं। तो बहुत ज़्यादा देर नहीं करती हूँ, सीधा अब मैं बोर्डिंग पास दे देती हूँ और फिर हम देखेंगे आगे कि उनके साथ सफ़र आज का हमारा कैसा रहता है। एस्ट्रोलॉजर विनय बजरंगी जी हमारे साथ मौजूद हैं। स्वागत है सर आपका। नमस्कार। तो ये मैंने ठीक कहा कि तथ्यों के साथ और बाकायदा ज्योतिष के राज क्या है उनके साथ आप हमें आज सटीक भविष्यवाणी बताएंगे। तथ्यों की बात तो मैं नहीं करता, लेकिन हाँ ये ज़रूर बताऊंगा कि स्टार्स क्या कहते हैं, ग्रह क्या कहते हैं, नक्षत्र क्या कहते हैं, और यदि हम किसी स्टेट की बात करें और यदि हम किसी व्यक्ति विशेष की बात करें तो उस समय उसका क्या उसका रिजल्ट हो सकता है, हाँ उसके बारे में ज़रूर बताऊंगा मैं आपको। मैं आगे भविष्यवाणी की तरफ रुख करूं कि, और मैं एक्सपेक्ट कर रही हूं कि आज कुछ बड़ी भविष्यवाणियां आपकी तरफ से की भी जाएंगी। तो उसके पहले क्योंकि हम सब ये समझना चाहते हैं कि ज्योतिष में क्या देख करके या किस ढंग से आप लोग भविष्य के बारे में बता पाते हैं। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है ये। देखिए, डिपेंड करता है कि क्वेश्चन क्या है और किसके परिप्रेक्ष्य में है। मान लीजिए कि बात हो रही है किसी ऐसी की जो कि एक पर्सनल समस्या होती है, शादी ब्याह, करियर, डिवोर्स या फिर आपका सेहत, इनसे संबंधी हो, तो ज़्यादातर आपकी जो कुंडली होती है जो कि बनती है आपके डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ और प्लेस ऑफ बर्थ से, उससे ही भविष्यवाणी की जाती है।
बहुत लोग होते हैं उनके पास अपनी कुंडली होती ही नहीं है, या फिर टाइमिंग्स के बारे में वो अनश्योर होते हैं। यदि श्योरिटी नहीं है तो हम उनके टाइम को डिड्यूस कर सकते हैं कि कैसे कैसे उनका पास्ट बीता है, उसके हिसाब से उनकी कुंडली बन जाती है। और यदि कुछ नहीं पता है तो फिर उनके प्रश्न के आधार पे हम उनकी कुंडली का निर्माण करते हैं, और उसके बाद जो उनके क्वेश्चंस होते हैं उसी प्रकार से ट्रीट होते हैं। ये बात तो हो गई पर्सनल की बात। और उसके बाद बात यदि हम करें स्टॉक मार्केट, शेयर्स की, इलेक्शन एस्ट्रोलॉजी की बात करें, या फिर फिज़िकल चेंजेस इस धरा पे होने वाले क्या हैं उनकी बात करें, तो उसके लिए बहुत सारे वैज्ञानिक चीज़ों का हमको सहारा लेना पड़ता है। वैज्ञानिक का मतलब ये है कि इससे पहले वो घटनाक्रम क्या थी, यानी कि तथ्य लेकर आते हैं, और उसके बाद हम प्रश्न कुंडली का निर्माण करते हैं, और उसके बाद उसके अंदर उसको टैबुलेट करते हैं, और फिर नए रिजल्ट्स क्या हो सकते हैं उसको व्यक्त करने की चेष्टा करते हैं। और जब मैं चेष्टा की बात करता हूँ तो वो तथ्य हमारे पास कितने एक्यूरेट हैं इस पर डिपेंड करता है। और आजकल अनुकंपा ये है कि हमारे पास गूगल है, हमारे पास तथ्य जो हैं वो कभी भी गलत नहीं आते हैं, तो भविष्यवाणियाँ बहुत सटीक होने आरंभ हो गई हैं यदि व्यक्ति अनुभवी है तो। और हम भी आज यही उम्मीद कर रहे हैं कि व्यक्ति अनुभवी अगर है तो सटीक भविष्यवाणियां होनी अब शुरू हो चुकी हैं। तो सर, अगर मैं बाकी सबको छोड़ के सिर्फ आपके बारे में ही समझना चाहूँ तो एक्यूरेसी कितनी रहती है अगर हम भविष्यवाणी की बात करें तो? बहुत बार क्या होता है कि क्वेश्चंस के ऊपर डिपेंड करता है कि आपका क्वेश्चन क्या है और आप उन क्वेश्चंस को किस प्रकार से पूछ रहे हैं। मैंने देखा कि लोग जो हैं वो जब क्वेश्चन पूछना आरंभ करते हैं तो वो ब्रह्म वाक्य के ऊपर ज़्यादा भरोसा नहीं करते। ब्रह्म वाक्य क्या होता है कि आपने कुछ क्वेश्चन पूछा और मैंने उसका आंसर दिया, लेकिन आप उस आंसर से सेटिस्फाई नहीं हुए। आपने क्या किया कि चालाकी करते हुए उस क्वेश्चन को किसी और तरीके से पूछा, फिर उसका क्वेश्चन तो मोरलेस वही रहेगा। अब धीरे धीरे आपने क्वेश्चन तो वही रखा लेकिन उसका पूछने का प्रारूप चेंज कर दिया। तो फिर क्या होता है कि हम भी ह्यूमन होते हैं, हम फिर आपके ही इन्फ्लुएंस में आना शुरू हो जाते हैं, कहते हैं नहीं नहीं ठीक है, हो जाएगा, हो सकता है, कोई बात नहीं। तो यहाँ पर ये कहूँगा कि यदि आप कोई भी एस्ट्रोलॉजर हो, एक्सपीरियंस होना चाहिए, उसको कुंडली मांचनी आनी चाहिए अच्छी तरीके से, उसके ब्रह्म वाक्य के ऊपर जाएं तो निश्चित तौर से जो एक्यूरेसी है वो 99.99% मिल जाएगी। लेकिन आप यदि उसको मॉडिफाई करने की कोशिश करें, आप उसी क्वेश्चन को अलग अलग तरीके से, अच्छा हो तो जाएगा ना। जैसे मान लीजिए कि एक माँ आती है मेरे पास, उसका बच्चा पढ़ता नहीं है, रिज़ल्ट उसका हल्का है, उसने पूछा कि मेरा बेटा पास होगा कि नहीं। हमने कहा कि नहीं हो सकता। अच्छा, अगर वो पढ़ेगा तो पास हो जाएगा। अच्छा, वो अगर सपोज मैं उसको ये ट्यूशन करा दूं तो पास हो जाएगा। अगर मान लो कि वो उसके पास, शर्मा जी के पास चला जाए पढ़ने के लिए तो पास हो जाएगा। क्या करूं मैं, पास होगा कि नहीं होगा। अब उसने इतने सारे क्वेश्चन से लाद दिया उसको कि उसको समझ में नहीं आ रहा कि मैंने जो पहले बोला था उसको मैं कैसे इसके अंदर में फिट करूं, और अल्टीमेटली वो सकम कर जाता है उसके क्वेश्चन के ऊपर। कहते हैं हाँ जी हाँ, आप ऐसा कर लीजिए तो पास हो जाएगा, वैसा कर लीजिए, और फिर आपकी भविष्यवाणी ब्रेक कर जाती है, क्योंकि अल्टीमेटली आपने जो पहली बात कही थी वही ब्रह्म वाक्य था कि क्या चीज़ होने वाली है। अगर वही उस पर आप कॉन्सेंट्रेट करें तो निश्चित तौर से कोई भी भविष्यवाणी फेल नहीं होगी, कम से कम जो मैं करूँगा वो। ठीक है। और आज हम क्योंकि पर्सनल पे नहीं लेकिन देश और दुनिया में क्या होने वाला है उसके ऊपर चर्चा करेंगे। सर, आपने खुद ही कहा कि शेयर मार्केट की भी भविष्यवाणी हो सकती है, तो थोड़ा उसके बारे में भी हम जानेंगे, क्योंकि वॉर जैसे सिचुएशन में मुझे लगता है चाहे वो इन्वेस्टर है या ट्रेडर है, दोनों ही डरा हुआ होगा कि पैसे डूब तो नहीं जाएंगे कहीं हमारे। आगे हम उसके ऊपर चर्चा करने वाले हैं। कुछ आपके सवाल हैं, कॉमेंट सेक्शन खुला हुआ है, आपने सवाल हमें टाइप करके ज़रूर भेजिए। तो इधर उधर की ना बात कर, सीधे अगर मैं अब पॉइंट पे आऊँ तो बिहार इलेक्शन है, जैसे मैंने शुरू में भी कहा। बिहार में आपको आगे क्या होता हुआ दिखाई दे रहा है, और थोड़ा अगर आप हमें ये भी बताएं कि ये प्रेडिक्शन आप किस लिहाज से कर रहे हैं। मतलब कि आपने अलग अलग पार्टियों की कुंडली देखी है, नेताओं की कुंडली देखी है, और फिर उसके बाद क्या ये प्रेडिक्शन है?
देखिए ये भी बड़ा एक दिलचस्प सी बात है कि मैं किस बात पे बात कर रहा हूँ। सबसे पहले तो ये है कि मुझे आज के ग्रह गोचर पता है कि आज जब मैं आपके साथ ये बैठ के पॉडकास्ट कर रहा हूँ और आपके मन में ये बात आई है, तो आज का जो जो ग्रह गोचर है वो बहुत इम्पॉर्टेंट होता है कि कौन सा लग्न है इस समय, चंद्रमा कहाँ बैठा हुआ है, कौन सी राशि के अंदर किस प्रकार से इन्फ्लुएंस कर रहा है, ये बड़ी इम्पॉर्टेंट बात है। अच्छा। इसके बाद मेरे पास अधिकांश राजनेताओं की कुंडली होती है, लेकिन ये डिस्प्यूटेड होता है कि वो कुंडली ठीक भी है कि नहीं, क्योंकि यदि वो राजनेता मेरा पर्सनल क्लाइंट नहीं है तो उसकी डिटेल्स मेरे पास ठीक है कि नहीं, इसके बारे में हमेशा संशय रहता है। लेकिन फिर भी कुछ कुछ लोग मेरे होते हैं क्लाइंट्स, तो मेरे पास उनकी डिटेल्स एक्यूरेट होती हैं कि क्या है क्या नहीं है। जिसकी आप बात कर रही हैं बिहार की, तो इसके 35% जो लोग हैं जो कि इस समय कॉन्टेस्ट करेंगे, उनकी कुंडली मेरे पास उपलब्ध है। तो वो कुंडली प्लस आज का प्रश्न प्लस जिस समय ये चुनाव होंगे, मान लीजिए अक्टूबर में होंगे या नवंबर में होंगे या दिसंबर में होंगे, उस समय के जो प्रमुख गोचर होते हैं, यानी कि ट्रांजिटिंग प्लैनेट्स, शनि कैसा रहेगा उस समय, जुपिटर क्या कहता है, राहु केतु क्या कहता है, ये सब बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। तो मेरे पास काफ़ी अच्छी गणना है। आप प्रश्न पूछिए मुझसे। सबसे पहले तो बिहार चुनाव में होने के हवाला है, किस पार्टी को आपको मेजॉरिटी मिलती हुई दिखाई दे रही है? तो देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि मैं उपाय पे सबसे पहले आता हूँ कि सबको उपाय करने पड़ेंगे। अच्छा। और वो उपाय जो है वो ये नहीं है कि कोई बहुत ज़्यादा पूजा पाठ करने हैं। वो उपाय ये हैं कि जो अपनी गट फीलिंग्स हैं और वो लोग जो उनको सपोर्ट करते हैं, यदि उनके साथ वो तालमेल में रहे तो निश्चित तौर से फ़ायदा होगा। अगर मैं बात नीतीश कुमार जी की करूं तो उनका यद्यपि काफ़ी पॉजिटिविटी मुझे नज़र आती है, लेकिन उनका जो सितारा है वो थोड़ा सा अस्त की तरफ है। स्वास्थ्य को लेकर परेशानी है, स्वास्थ्य जो है वो हल्का है, और जहाँ तक ऊर्जा की बात है, उत्तेजना की बात है, वो कम हो रही है। तो यदि उन्होंने अपने स्वास्थ्य को ठीक नहीं रखा, यदि अपने मन के सूरज को उन्होंने नहीं चमकाया, तो वो एक तरीके से ज़्यादा होल्डिंग नहीं कर पाएंगे। अगर मैं यादव साहब की बात करूं, ज्येष्ठ पुत्र की बात करूं, जो इस समय चुनाव के अंदर अपना वर्चस्व कर रहे हैं, उनकी कुंडली मेरे पास उपलब्ध है। तो उनका मुझे परचम काफ़ी ऊंचा नज़र आता है, काफ़ी ऊंचा नज़र आता है। एंड ही कैन बी द किंग मेकर इफ़ नॉट द किंग। और जहाँ तक मैं बात करूँ भारतीय जनता पार्टी की बात करूँ, तो थोड़े से बैक टू एथिक्स जाना पड़ेगा उनको। यानी कि उपाय क्या करने होंगे कि जो उनकी स्पिरिचुअल पार्टी है, जो स्पिरिचुअल गुरुज़ हैं उनका सहारा लेना पड़ेगा। जो उनको वो ज्ञान देते हैं उससे विमुख नहीं होना पड़ेगा। यानी कि आरएसएस के साथ उनका यदि संबंध ठीक रहेगा तो निश्चित तौर से जो उनकी गाइडेंस होगी तो बीजेपी आगे बन के आ सकती है। तो इट इज़ गोइंग टू बी अ बेटर फील्ड फॉर बीजेपी एंड तेजस्वी यादव बोथ। दोनों के दोनों गेन करने वाले हैं, लेकिन किंग मेकर की भूमिका के अंदर इस समय जो मुझे नज़र आता है वो यादव साहब होंगे। किंग मेकर तो वो होंगे, लेकिन किंग फिर कौन होगा? सवाल तो सबसे बड़ा यही रहता है। अभी तक तो हमने देखा है किंग मेकर चाहे कोई भी है, किंग तो नीतीश ही बनते हैं, और इस बार आप कह रहे हैं कि उनका भी सितारा आपको थोड़ा अस्त तो मैं दिखाई दे रहा है। आपको बताऊं कौन होगा इस बार जो बीजेपी खड़ा करेंगी, जो एकदम राहु निकाल के देते हैं वो किंग बन जाएगा। ओके जी। तो ये मैं प्रेडिक्शन आपकी मानूं कि चाहे सहारा किसी का भी लेना पड़े, किंग मेकर कोई भी बने, पर सीएम की गद्दी पर फिर बीजेपी का ही कोई शख्स बैठ रहा है। बीजेपी का शख्स बैठेगा, नंबर 1। और नंबर 2, उसको उपाय करना पड़ेगा बीजेपी को। और उपाय मैंने बता दिया कि जो स्पिरिचुअल उसका पाथ है उसको छोड़ना नहीं है। यानी कि वहाँ से जो जो संदेश पार्टी को मिलते हैं उससे विमुख नहीं होना है बीजेपी को। यदि वो वहाँ से विमुख हो जाती है, यानी कि आरएसएस का दामन हल्का करती है या फिर वहाँ पर तवज्जो नहीं देती है, तो उसको नुकसान होने की संभावना हो जाएगी। तो ये आप नोट डाउन करके रख लीजिए। अभी इलेक्शन में कम से कम 6 महीने का वक्त बाकी बचा है। 6 महीने पहले ही आपको विनय जी ये बता रहे हैं कि भैया इस बार जो मुख्यमंत्री है वो बीजेपी की तरफ से ही मिलने वाला है। अब किंग मेकर तेजस्वी बनते हैं नहीं बनते हैं, उनके साइड से क्या बीजेपी को सपोर्ट मिलता है या नहीं मिलता है, ये बात की बात है। उपाय अगर बीजेपी ने वही अपनाया जो विनय जी ने बताया है, तो मुख्यमंत्री इस बार बिहार में बीजेपी का बनने वाला है।
जी, ये बिल्कुल। बहुत बड़ा प्रिडिक्शन है, क्योंकि बिल्कुल। इसके पहले हम ये देखते हैं कि बड़ा भाई छोटा भाई वाली जो भूमिका रहती है उसमें बीजेपी छोटा भाई दिखाई देती है बिहार के अंदर। तो ये बहुत बड़ा प्रिडिक्शन है आपकी तरफ से। छोटा भाई भी किंग बन सकता है ना। बहुत बार ऐसा इतिहास में हुआ है कि छोटे भाई ने जो है राजगद्दी संभाल ली है। हाँ। तो इस बार ऐसा हो सकता है कि छोटा भाई जो है वो राजगद्दी संभाल ले, बड़ा भाई को अपदस्थ कर दे। हाँ, और एक्साइटमेंट अब मेरा और बढ़ गया है कि बिहार को लेकर के जब इतना अच्छा प्रिडिक्शन हमें मिल गया है, तो अब हम बंगाल की भी बात कर लेते जी, हैं। बिल्कुल। बंगाल की बात इसलिए भी क्योंकि पिछले इलेक्शन में हमने देखा विनय जी कि बीजेपी ने एक टफ फाइट तो दी, उसकी सीटें बढ़ी ज़रूर, और ऐसी भी आई कि जो पहले कभी कोई सोच नहीं सकता था, अकल्पनीय था, लेकिन फिर भी गद्दी से दूर रही बीजेपी। और ममता बनर्जी का तो अभी भी कोई सानी नहीं है बंगाल में। तो बहन जी का फिर भी कोई सानी नहीं होगा, दीदी का। दीदी का। जी। दीदी का कोई भी सानी नहीं होगा। वो भी इस समय काफ़ी आगे जा रही हैं, लेकिन बीजेपी विल फेयर बेटर नाउ, और अच्छा हो जाएगा। और यहाँ पर भी उसको उपाय करना पड़ेगा बीजेपी को, और वो उपाय मैंने फिर बताया, जो उपाय बिहार में करना होगा बिल्कुल सेम उपाय उसको यहाँ पर बंगाल में करना होगा, कि उसको अपनी जो आरएसएस की जो सिग्निफिकेशंस आते हैं, आरएसएस की जो सिग्नल्स आते हैं, उसको फॉलो करेगा तो निश्चित तौर से फ़ायदा होगा। बहुधा ये देखा जाता है कि इस समय ख़ास तौर से कि एकला चलो नहीं चलना है, साथ में उसको लेके चलना है, तो निश्चित तौर से जो पिछली बार का रिज़ल्ट था उससे अच्छा होगा, लेकिन किंग दीदी भी बनेंगी। अच्छा। नाइस। तो लेफ्ट का, कांग्रेस का कुछ भविष्य है बंगाल के अंदर, या पहले जैसे ही पहले खत्म जैसा है, ख़त्म ही है ऑलमोस्ट, और डिक्लाइन पे है, और डिक्लाइन पे है। तो ममता दीदी की बंगाल में तो आपने कहा वापसी हो रही है, क्या इससे उनका और कद बड़ा होगा आगे भविष्य ममता दीदी का? क्या सेंटर में या किसी दूसरी तरफ आप देख रहे हैं जहां और रुतबा बढ़े उनका? देखिए, मैं आपको ये बता रहा हूँ कि बंगाल के अंदर बीजेपी का कद बढ़ रहा है और उनका कांस्टेंट रह रहा है, डिक्लाइन पे है, लेकिन वो फिर भी इस पोजीशन पे है कि शी विल बी एबल टू फॉर्म द गवर्नमेंट। तो इफ़ शी इज़ एबल टू फॉर्म द गवर्नमेंट, देन उनका कद जो है वो तो वही रहा, लेकिन फिर भी नंबर ऑफ सीट्स एंड द इन्फ्लुएंस शी हैज़ वो थोड़ा सा डिक्रीज़ हो रहा है। तो बीजेपी ये सोच सकती है या समझ सकती है कि उसने अगर अपने पासे ठीक रखे तो निश्चित तौर से चीफ मिनिस्टर वही रहीं, लेकिन उसके बाद भी उनका काफ़ी इंटरफेरेंस या काफ़ी पॉजिटिविटी हो सकती है, और आने वाले सालों में कुछ भी हो सकता है। अच्छा। जी। और बीजेपी के परिप्रेक्ष्य में तो जब अगर ये बात कही जाए तो किसी को संशय होता भी नहीं है जी। कि आने वाले सालों में फिर कुछ भी हो सकता है। कुछ ये भी भी हो सकता बहुत है। बड़ा प्रिडिक्शन है आपका, जी, क्योंकि जी। मुझे लगता है साम दाम दंड भेद हर तरह से बीजेपी बंगाल पर कब्जा करना चाहेगी। और आप ये कह रहे हैं कि सीट बढ़ेगी उनकी ज़रूर, लेकिन मजबूत विपक्ष बनेंगे जी, वो। बिल्कुल। मजबूत विपक्ष के साथ आपको बीजेपी बंगाल में दिखाई देने मोर वाली है, स्ट्रॉन्ग। मोर स्ट्रॉन्ग Yeah. पहले से ज़्यादा। जी, बिल्कुल। तो अगर मैं बंगाल इलेक्शन की बात करूं तो वो तो आपको 8-9 महीने पहले ही प्रिडिक्शन मिल गया है। जी, अच्छा, बिल्कुल। क्या ये आपकी भविष्यवाणी सुन के फिर जो सट्टेबाज हैं वो तो एक्टिव नहीं हो जाएंगे? विनय जी ने बता दिया, खेलो सट्टा इलेक्शन में। ऐसा हो सकता है कि सट्टेबाज भी एक्टिव हो जाएं, लेकिन होता यह है कि सबको पता होता है कि आज कौन सा शेयर ऊपर जाएगा या कौन से शेयर के अंदर कुछ कमाल होने वाला है, लेकिन चंद ही कुछ कमा पाते हैं, क्योंकि कुंडली के अंदर हर एक के प्रॉफिट लेने के योग नहीं होते। हो सकता है कि बुध या उनको बहुत अच्छी बुद्धि दे रहा हो, लेकिन राहु चीख चीख के कह रहा है कि मैं तुमको फ़ायदा नहीं होने दूंगा, मैं तुम्हारे अष्टम भाव को हल्का कर दूंगा या मैं तुम्हारे पंचम भाव को हल्का कर दूंगा। तो इवन इफ़ यू नो द रिजल्ट, यू आर नॉट एबल टू गेन, दैट इज़ बिकॉज आपकी हॉरोस्कोप के अंदर इतना अच्छा वो जो प्लेसमेंट है वो स्टार्स नहीं है। जैसे आप शेयर मार्केट की बात कर रही थी, मान लीजिए किसी को ये श्योर शॉट पता है कि मैं जो हूँ आज मज़े कर दूंगा, क्योंकि जो शेयर मैंने आज 500 में लिया है वो कल 800 हो जाएगा, लेकिन उसकी जो धैर्य होता है वो
520 पे ही जवाब दे जाता है, उसको लगता है ये 20 रुपये का प्रॉफिट लेके ही कट जाते हैं। और होता क्या है कि वो वास्तव में 800 पे जाता है। उसके स्टार्स जो हैं वो इस प्रकार से प्लेस्ड ही नहीं है उसके हॉरोस्कोप के अंदर कि वो प्रॉफिट ले पाए। और बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिन्हें पता ही नहीं होता कि 800 होने वाला है, वो लेते हैं और चुपचाप सो जाते हैं, और फिर उनको कोई जगाता है कि भाई ये तो 800 हो गया, और कहते हैं अच्छा 800 हो गया, आओ चलो बेचते हैं उसको, और वो 300 पे लेके जाता है। तो आपकी कुंडली के ये ग्रहों की पोजीशन होती है, जैसे आप कह रही थी कि वो सट्टेबाज सक्रिय हो जाएंगे, जितने मर्जी हो जाएं, जब तक उनकी कुंडली में योग नहीं होगा प्रॉफिट काटने का, तब तक वो काट नहीं सकते। अच्छा, जी। तो आप किसी की कुंडली देखते हैं तो पहले ये चेक करते हैं कि शेयर मार्केट से या सट्टे से उसकी कुंडली में योग है भी पैसा बनाने का या नहीं? बिल्कुल। देखिए, कुंडली में अगर हम बात करते हैं शेयर मार्केट की, तो एक कारक होता है बुध। अगर बुध कुंडली में मजबूत है तो वो शेयर मार्केट से पैसा कमाएगा। लेकिन शेयर मार्केट एक चीज़ नहीं है ना, कुछ लॉन्ग टर्म है, कुछ शॉर्ट टर्म है, कुछ इंट्राडे है, कुछ ऑप्शन ट्रेडिंग है, डेरिवेटिव मार्केट है। इसके अलावा आईपीएल में बहुत सारे लोग सट्टा लगाते हैं या हाँ। इधर उधर लगाते हैं। हाँ। तो आपके पंचम भाव कितना मजबूत है नहीं है, आपका अष्टम भाव कितना मजबूत है कि नहीं है, लक्ष्मी योग धन योग बन भी रहा है कि नहीं बन रहा है। मान लीजिए कि कुंडली कहती है कि बहुत अच्छा कमाओगे भाई शेयर मार्केट के अंदर, लेकिन राहु जो है वो आपको कह रहा है कि मैं आपको टेम्परामेंटली वीक कर रहा हूँ। मान लीजिए कि आपका शनि जो है नीच अवस्था का बैठा हुआ है, आप इतना प्रॉफिट झेल ही नहीं सकते, आप उससे पहले ही कांपना शुरू हो गए कि अब मैं करूँ क्या, अरे इतना तो प्रॉफिट हो गया, फटाफट बेचता हूँ कहीं नीचे ना चला जाए क्योंकि मेरा तो एक्सपीरियंस ख़राब है। तो ही इज़ नॉट एबल टू हैंडल दैट। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि आप की कुंडली कह क्या रही है, कि प्रॉफिट तो दिखाई दे रहा है लेकिन आप उसको अवेल नहीं कर सकते, या फिर हो सकता है कि आपके कुंडली के अंदर बहुत अच्छे योग बैठते हों। तो मैंने देखा है कि बहुत सारे लोग जब सब नुकसान कमा रहे होते हैं उसके अंदर भी वो गेन के ऊपर होते हैं, यानी कि जब सबके जो पोर्टल्स होते हैं वो लाल होते हैं, वो ग्रीन के ऊपर खेल रहे होते हैं। तो इट इज़ योर इनर टेम्परामेंट एंड कैपेबिलिटीज़ जिसको आपको डेवलप करनी चाहिए कि क्या करना है क्या नहीं करना। सुबह इमोशंस को यदि साइड में रख के आपने जो थंब रूल्स क्रिएट किए हुए हैं उसके हिसाब से काम करना शुरू करते हैं बहुत सारे लोग, तो उन्होंने जाने क्या क्या प्रॉफिट होना शुरू हो जाता है। अच्छा जी। और शायद ये कुंडली के योग ही हैं कि अगर आपकी तरफ से प्रिडिक्शन किया भी जाए, आप ही 5 लोगों को बैठ के ये बताएं कि मार्केट अप जाएगा या डाउन जाएगा, तो भी उन 5 शख्स का प्रॉफिट और लॉस अलग अलग होगा। बिल्कुल अलग होगा, बल्कि हो सकता है उसमें से कुछ प्रॉफिट में हो और कुछ लॉस ही हो जाए। आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोग हैं, मेरे पास तो आते हैं, वो कहते हैं कि यार मैं किसी को बताता हूँ कि ये ले ले, और वो लेता है, वो बहुत मज़े में आ जाता है, और मैं खुद लेता हूँ तो मुझे जो नुकसान हो जाता है। ऐसे बहुत सारे लोग होते हाँ। हैं, यार मैं तो सबको ज्ञान देता रहता हूँ, लेकिन जब वो ज्ञान मैं अपने ऊपर डालने की कोशिश करता हूँ तो मुझे कभी कुछ मिलता नहीं है। ऐसे योग जो हैं वो बहुत सारी कुंडली के अंदर होते हैं, जिसको छदम्ब योग बोलते हैं, यानी कुंडली के अंदर योग तो है लेकिन आपके बेनिफिट के लिए नहीं है, वो किसी और की बेनिफिट के लिए है। वो नेपथ्य में काम कर रहा है, बैकग्राउंड के ऊपर, वो किसी और को आप बताएंगे तो वो एज अ कंसल्टेंट तो काम कर सकता है लेकिन खुद अपने प्रॉफिट्स को नहीं बना सकता। ही हैज़ टू हायर अ कंसल्टेंट फॉर हिमसेल्फ एंड ही इज एक्टिंग अ कंसल्टेंट फॉर समवन एल्स। आप समझ लीजिए कि ये कैसा एक विशेष सर्कल हो जाता है। तो अगर आपको वास्तव में प्रॉफिट कमाना है तो हमें ये देखना पड़ेगा कि आपकी कुंडली का धन योग किस चीज़ से एक्टिवेट हो रहा है, यानी एक्साइट हो रहा है। यदि पता लग जाए कि धन योग लक्ष्मी योग किस प्रकार से एक्टिवेट हो रहा है और कौन से ग्रहों से वो डीएक्टिवेट हो रहा है, डीएक्टिवेशन भी होता है। मान लीजिए कि आपको लगता है कि बहुत अच्छा प्रॉफिट होने वाला है या कि इसमें तो मज़ा आने वाला है, तो पता लगा कि आपने उसके ऊपर निवेश कर दिया और अगले दिन आपको नुकसान हो गया, या फिर जितनी आपकी कैपेसिटी है, मान लीजिए आपकी कैपेसिटी नुकसान सहने की 15 डेज़ की है और कुछ एक्स अमाउंट ऑफ रुपीज़ की है, पता लगा आप उसको जंप कर गए, आपकी वो कैपेसिटी वो भी ख़त्म हो गई और 15 डेज़ भी ख़त्म हो गए। तो ये सारी कुंडली के हिसाब से इवैल्यूएशन की जाती है कि भाई तुम इस चीज़ के लिए ठीक हो, इससे ऊपर बढ़ोगे तो तुमको जाना नहीं चाहिए, तुमको अपना पोर्टल किसी और को दे देना चाहिए, वही हैंडल करे, वही अच्छा रहेगा। हाँ, आपकी कुंडली में कैसे योग है, आपको प्रॉफिट होता है या लॉस होता है, क्या ज़्यादा रहता है, वो ज़रूर हमें आप कमेंट करके बताइए। और विनय जी, किसी की कुंडली में योग हो अच्छा कमाने वाला सट्टे से या ना हो, शेयर मार्केट से कमाने वाला हो या ना हो, लेकिन अब जब आप सामने बैठे हैं तो मार्केट किधर को जाएगा ये तो फिर पूछना बनता ही है। आगे आने वाले समय में मार्केट आपको क्या
क्रैश होता हुआ तो नहीं लग रहा है। ये शब्द भी खासकर मैं इसलिए पूछ रही हूँ क्योंकि वॉर जैसी सिचुएशन थी और ऐसे में अमूमन हमने देखा है कि जल्दबाजी में लोग बेचना शुरू करते हैं, मार्केट क्रैश भी होता है। तो किधर जा रहा है? तो देखिए, सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूँगा कि जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स हैं वो तो खुश रहें, चिंता मत करिए, कोई मार्केट क्रैश नहीं होगा। बल्कि उन्होंने अगर सपोज़ ये सोचा होगा कि मुझे इतना प्रॉफिट होना चाहिए मेरी इतने निवेश के ऊपर, तो निश्चित तौर से होने वाला है। 2025 के अंदर इट इज़ गोइंग टू राइज एंड राइज एंड राइज एंड राइज, कोई चिंता करने की ज़रूरत ही नहीं है। और जो लोग इंट्राडे या ऑप्शन ट्रेडिंग के अंदर ट्रेड करते हैं, उनको मैं ये बताना चाहूँगा कि भाई अपनी कुंडली का निरीक्षण परीक्षण ज़रूर कराना चाहिए। अगर आपकी कुंडली के अंदर कमाने का योग है तो मार्केट अगर गिर भी रहा होगा तब भी कमाओगे, और यदि कुंडली में योग नहीं है तो मार्केट जितना मर्जी उठ जाए भाई, कमा नहीं सकते हो। तो यू विल हैव टू जस्ट अंडरस्टैंड कि कुंडली का योग क्या कहता है। बहुत बार आपको गुमराह करता है मार्केट, बहुत बार बुध जो है वो आपको बुद्धि पूरी देता है, लेकिन राहु कहीं बैठा और चिल्ला रहा होता है, वो किसी और के साथ साजिश कर रहा होता है। मान लीजिए शनि के साथ बैठ के साजिश कर रहा है किसी और ऐसे भाव में जो आपका लॉस का भाव है। आपने 3 जो है अच्छी कॉल्स ले ली, चौथी कॉल ख़राब हो गई, वो उसने आपको नेगेटिव कर दिया। वो जो शनि और राहु का कॉम्बिनेशन बैठा हुआ है उसने नेगेटिव कर दिया। तो जितना प्रॉफिट आपने 3 कॉल्स में कमाया नहीं, वो आपने चौथे के अंदर लूज़ कर दिया। तो ये देखना बड़ा इम्पॉर्टेंट है। और मैंने देखा कि लोग आते हैं और डिस्कस करते हैं कि भाई मैं बहुत अच्छा कमाता था या कमा रहा हूँ और मैं इतना प्रॉफिट कमा के बैठा हूँ और मेरे को बस एक ऐसा आया कि मेरा सारा का सारा उड़ गया। तो मैं ये पूछता हूँ उनसे कि भाई आप अपना इवैल्यूएट कभी करते हो? आपने एक्स और वाई जेड को मुझे आप कोट मत करो कि आपने एक शेयर में कितना कमाया। मुझे ये बताओ कि मान लीजिए कि आप मई में बैठे हैं तो 31 मई तक आपने कितने निवेश किए थे, विज टू विज कितने पैसे आए, या फिर 3 महीने के होराइजन के अंदर आपके कितने पैसे आए और 6 महीने के होराइजन में कितने पैसे आए। यदि आप हर में लाल में चल रहे हैं तो इसका मतलब आपने यदि 1-2 शेयर के अंदर कमा लिए जो आपको बिल्कुल एक्साइटमेंट या प्रफुल्लित कर रहा है कि मज़ा आ गया मज़ा आ गया, इसका मतलब है नहीं। इसका मतलब कुछ ना कुछ तो कमी है। या फिर 1 साल के होराइजन के अंदर आपने मान लीजिए कि 11 महीने अच्छा किया, वो सब ग्रीन में था, और 1 महीने में आपने सब गंवा दिया। ऐसा कहा जाता है, कुंडली में योग होता है कि अगर वो योग नहीं है तो आप बेशक जितना मर्जी कमा लीजिए, आपको पैसा मिला शेयर मार्केट से, आपने घर में लगवा लिया दरवाज़ा, और यदि योग नहीं है तो वो दरवाज़ा तो जाएगा ही जाएगा, साथ में जो चौखट जिसमें आपने लगाया था वो भी चली जाएगी। तो ऐसा ना हो कि आपकी अपनी मूल संपत्ति हट जाए। बहुत लोग हैं जो कि पैसा बैंक से उधार लेते हैं शेयर मार्केट में लगाने के लिए। हाँ। बहुत लोग हैं जो अपना मकान गिरवी रख देते हैं। बहुत लोग हैं जो अपने बीवी बल्कि औरतें अपने गहने गेवर जो है जेवर वो गिरवी रख देती हैं, सोचती हैं कि हमने सीख लिया, 3 महीने का कोर्स कर लिया और अब हम बिल्कुल निपुण हो चुकी हैं और हम अब जो मर्जी करना चाहें वो करेंगी। लेकिन सब के सब जो हैं वो पैसे गंवाते हैं। आपको शायद पता हो ना पता हो, 100 लोग यदि ट्रेड करते हैं हिंदुस्तान में तो 92% लूज मनी। सेबी का डेटा है जी। right. और 8% जो पैसा कमाते भी हैं उसमें से 95% मार्जिनल कमाते हैं। मार्जिनल सिर्फ 2-3% लोग हैं जो कि बहुत अच्छा पैसा कमाते हैं। तो अंडरस्टैंड दैट कि आप वो 2% में आ भी रहे हैं या सिर्फ आप मृग तृष्णा की तरह घूमे जा रहे हैं। कोशिश हम हालांकि हमारी यही है कि आपकी भविष्यवाणियों के जरिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को वो 2% नहीं तो 8% वाली श्रेणी में तो हम लेके आ ही पाएँ, क्योंकि भविष्य जब आपको पता है, और आपने कहा भी 2025 में मार्केट राइज ही करता दिखाई दे रहा है और डरने की इसमें फिर कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन आगे फिर क्या 26 में डर है? अभी तो मैं 25 और 26 की बात करूंगी, उसके आगे तो खैर किसने देखा है। देखिए, मैंने 26 को बहुत ज़्यादा इवैल्यूएट नहीं किया। हाँ। लेकिन 26 के अंदर मार्च अप्रैल तक तो आपको जो असर आएगा वो 2025 का ही आएगा। अच्छा। और एक बार जब जुपिटर कर्क राशि से निकल के जब आएगा सिंह राशि के अंदर मिड ऑफ 2026 के अंदर, तब जाकर थोड़ा बहुत जो है वो नीचे होने की संभावना है। लेकिन इन जनरल 26 भी ओवरऑल एक पॉजिटिव नोट के ऊपर ही जाएगा। जहाँ तक लड़ाई वड़ाई की बात है या अभी कुछ ऐसे अटैक्स हुए हैं या इंडिया ने कुछ किया है, तो वो चीज़ें जो हैं वो अब हल्की पड़ चुकी हैं। और
मैंने पहले प्रेडिक्ट भी किया था कि सर्जिकल ही रहेगा, आगे होगा, आगे ऐसा नहीं है कि नहीं हो रहा, आगे होगा, लेकिन इंडियन इकोनॉमी के ऊपर फ़र्क नहीं पड़ने वाला। हो सकता है कि अपने जो पड़ोसी हैं उनके फ़र्क पड़ जाए, लेकिन हमारे ऊपर फ़र्क नहीं पड़ रहा उसका। अब तो मेरा इंटरेस्ट दूसरी तरफ चला गया, आपने कहा कि आगे होगा, मतलब आगे सर्जिकल स्ट्राइक और होगी? जी, मैंने तो बिल्कुल साफ साफ कह रखा है कि होगा। 270 डेज़ का एक मैंने प्रोडिक्शन दिया था, और ये प्रोडिक्शन जो है वो मेरे ख्याल से अप्रैल था, पहलगांव के आसपास मैंने दिया था ये, कि 270 डेज़ तक ये जो खतरा है वो अपने पड़ोसियों के सर पे मंडरा रहा है, उनकी कुंडली के हिसाब से उनके ऊपर मंडरा रहा है। और अगर वो इंडियन गवर्नमेंट या इंडियन कानून के हिसाब से प्रेजेंट नहीं करते अपने आप को, तो हम जाकर उनकी धरती के ऊपर वो काम करके आएंगे जो हम उनसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि भाई खुद ही ख़त्म कर दो। मतलब हम जाकर घुसकर मार के आएंगे? बिल्कुल मार के आएंगे। अच्छा, हाँ, बिल्कुल मार के ये आएंगे। हम में से हर भारतीय मेरे ख्याल से सुनना चाहता है, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर जो ख़त्म हुआ है उससे मुझे लग रहा है कईयों का दिल भरा नहीं है। मतलब हमें लग रहा है हमने ठीक से मज़ा नहीं चखाया। मज़ा तो चखाया पाकिस्तान को, लेकिन हर भारतीय ये सोच रहा है कि अभी तो और इनकी कुटाई होनी चाहिए थी। नहीं, देखिए ऐसा है कि हम लोग सोच बहुत ज़्यादा रहे थे, लेकिन जो हुआ वो बहुत ज़्यादा हुआ है। और इसके बारे में वो तो जिनके साथ हुआ है वो बोल नहीं रहे, क्योंकि वो कितना बोलेंगे, वो इतना ज़्यादा बोल नहीं सकते। और हम लोग ज़्यादा बोल इसलिए नहीं सकते क्योंकि यदि बातें खुलेंगी तो दूर तलक जाएंगी। उसके अंदर फिर चीन भी आ जाता है, अमेरिका भी आ जाता है। बहुत कुछ कर दिया हमने उनके साथ, जो कि काफ़ी सारे सालों तक, दशकों तक वो उसको झेलते रहेंगे। और अभी तो सिंधु की जो हमने जो एक युद्ध वो ख़त्म करी है, ट्रीटी ख़त्म की है, हाँ। उसका तो अभी इफ़ेक्ट आया ही नहीं है। अब उसका इफ़ेक्ट आना शुरू होगा जब वो पानी के लिए त्राहिमाम करना आरंभ कर देगा। और ये होगा, देखिएगा, अभी अगले 2 महीने की बात है। मतलब आप ज्योतिषीय गणना की अगर मैं बात करूं तो उसके जरिए भी ये मैं साफ दिखाई दे रहा है। बिल्कुल, मेरा जो भी मैं कथन कह रहा हूँ ये सारा का सारा एस्ट्रोलॉजिकल है, कोई तथ्यों पे आधारित नहीं है। ये सिर्फ एस्ट्रोलॉजिकल तथ्यों पे आधारित है सारा का सारा। क्या बात है। और इससे अच्छा क्या होगा कि सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। बिल्कुल। आपने कहा हम सर्जिकल स्ट्राइक भी करेंगे, घर में घुसकर भी मारेंगे, और इकोनॉमी पे भी हमारी जी, कोई असर नहीं होगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये एक संदेश भी है। संदेश ये है कि मैंने कहा था तुरंत ही जिस दिन ये पहलगांव का स्ट्राइक हुआ था, तो मैंने एक छोटा सा वीडियो किया था, और मैंने कहा था कि वो जितने भी आका हैं वो छुप जाएं, जितने भी लोग हमारे खिलाफ साजिश करते हैं वो छुप जाएं, क्योंकि अब उनके सर जो हैं हटने वाले हैं, कलम होने वाले हैं। और हम लोग घुस के भी करेंगे, और छुप छुप के नहीं, हम बिल्कुल सामने जाके करेंगे। तो वो लोग जितना ज़्यादा आके और बताएंगे कि हमने हिंदुस्तान के साथ ये कर दिया, या जितना जहर उगलेंगे, हमको वो अपने लोकेशंस दे रहे हैं, हम उनको साफ़ कर देंगे। और होना भी शुरू हुआ है। यदि आपने अखबार पढ़ा हो 2-4 दिन पहले, तो ये होना भी शुरू हुआ है, और होना शुरू हो गया है। और वो जो प्रमुख नाम हैं वो इतिहास में आ जाएंगे, वो फिर अब जीवित नहीं रहेंगे। ये 9 महीने की बात है, 270 डेज़, सब कुछ साफ हो जाएगा। क्या बात है। और विनय जी, इसमें तो कोई ज्योतिष मानने वाला हो या ना मानने वाला हो, आप यकीन करिए मेरा हर भारतीय आपके साथ है। हर भारतीय ये कहेगा कि विनय जी की ये भविष्यवाणी तो सच ही हो जाए, हम तुम्हारे साथ हैं, ये होना ही चाहिए। और इसमें वो जेनजी वाले जो बच्चे होते हैं जो ज्योतिष नहीं मानते हैं, वो भी सुनेंगे तो कहेंगे नहीं नहीं ये तो होना ही चाहिए, ट्रस्ट मी। अच्छा, मैं वापस अगर बैक टू दी पॉइंट शेयर मार्केट वाले पे आऊँ, तो आप हमें कुछ नंबर्स भी बताएंगे क्या, कि निफ्टी यहाँ तक जा सकता है या सेंसेक्स इतना हो सकता है? देखिए, वो ना जैसे प्री नेटल जो सेक्स डिटर्मिनेशन होता है वो फॉरबिडन होता है ना। क्योंकि हमारे यहाँ पर अभी ऐसे बहुत सारे लोग आते हैं, तो मैं कहता हूँ इसमें मत फंसिए। इट इज़ नॉट अबाउट कि वो सेंसेक्स जो है 25,000 जा रहा है या 32,000 जा रहा है या कहाँ जा रहा है, उसकी बात ही नहीं है ये। निफ्टी कहाँ तक पहुँचेगा उसकी बात नहीं है। बात ये है कि आपके लिए क्या होने वाला है, आपके लिए क्या प्रॉफिटेबल है कि नहीं है, यू आर गोइंग टू मेक मनी और नॉट, एंड व्हाट आर द ट्रिक्स ऑफ द ट्रेड सो दैट यू कैन मेक मनी। देख लीजिए कि आपके बुद्ध में कहाँ बैठा हुआ है आपकी कुंडली के अंदर। बहुत सारे लोग हैं जो कि बहुत अच्छा परफॉर्मेंस करने की बात करते हैं, और बहुत सारे कोर्सेज किए बैठे होते हैं, नॉलेज भी बेशुमार होती है। कुंडली के अंदर
बुध की जो प्लेसमेंट होती है तृतीय भाव में बैठी होती है। तृतीय, अब ऐसी बात मैं कह रहा हूँ, हो सकता है एस्ट्रोलॉजिकल आपको समझ में ना आए, लेकिन फिर भी 10th हाउस से 6th हो गया वो, 10th हाउस से 8th हो गया वो। ये सारी की सारी नेगेटिव पोजीशंस है फॉर द कारका ऑफ शेयर मार्केट ट्रेड। और एसोसिएशन फिर जो है नेगेटिव प्लैनेट से हो गया। मान लीजिए शनि बैठे हुए हैं बुध के साथ और वो आपके 10th हाउस से षडाष्टक हुआ है, तो इसका मतलब लॉन्ग टर्म शेयर मार्केट के अंदर भी आप अपने अपने टेम्परामेंट को कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। 3 महीने के बाद, 2 महीने के बाद अपने बार बार पोर्टल खोल के देखेंगे, क्या हुआ यार, क्या नहीं हुआ, ये नहीं हिल रहा, वो नहीं हिल रहा, ऐसा नहीं हो रहा, वैसा नहीं हो रहा। तो मैं तो ये कहूँगा कि ये नंबर्स को छोड़िए, अपने हॉरोस्कोप को देखिए, उसके नंबर्स क्या कह रहे हैं, कौन से ग्रह चीख रहे हैं, कौन से शांत बैठे हैं और कौन से एक्साइटेड बैठे हुए हैं, किस प्रकार से उनको मनूवर करना है ताकि आपको ही ज़रूर फ़ायदा हो शेयर मार्केट से। एक चीज़ मैं और आपसे समझना चाहूँगी, वो मेरे व्यूवर जो शायद थोड़ा बहुत ज्योतिष जानते होंगे वो अपनी कुंडली भी इसी के साथ टटोलना शुरू कर देंगे। आपने बार बार जब शेयर मार्केट और कुंडली का जिक्र किया तो आपने उसमें राहु और बुध का जिक्र ज़रूर किया है ना। आपने कहा हो सकता है बुध तो बड़े अच्छे बैठे हों लेकिन राहु कोई ऐसा योग बना रहे हो, तो क्या मैं इसका अर्थ ये समझूं कि राहु ही है जो घाटा दिलाता है आपको शेयर मार्केट में? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। हाँ। राहु को लोग समझते हैं, जानते हैं, थोड़ा सा डरते हैं, भय आ जाता है, इसलिए राहु बोला मैंने। लेकिन हाँ। राहु भ्रम का कारक होता है। आप किसी भी चीज़ को किस तरीके से सोचते हैं या आप कितने भ्रम में पड़ते हैं, ये राहु कराता है। अगर राहु भ्रम की स्थिति दे रहा है, आपको नुकसान हो रहा है, तो किसने भ्रम दिया आपको, या किसी ने एक फॉल्स सिचुएशन किसने खड़ी करी, ये राहु ने खड़ी करी। तो आपको भ्रम दिया, तो इसलिए राहु की बात करते हैं। केतु भी करता है इसी के अंदर, केतु धुआं होता है, यानी कि जब आपको कुछ नज़र ना आए, जब आपको आगे सीढ़ियाँ नज़र ना आए, आपको पाथ नज़र ना आए कि कहाँ गिर रहा हूँ मैं, कहाँ जो है वो एक खाई है, ये केतु जो है वो आपके सामने एक धुआं क्रिएट कर देते हैं। तो हमको ये देखना है कि कहाँ पर राहु है, कहाँ पर केतु है, कहाँ पर शनि है, कहाँ पर मंगल है और कहाँ आपका मन है। बहुत बार आप अपने ही टेम्परामेंट को संभाल नहीं पाते हैं। जैसे मैंने पहले भी बताया, कहाँ आप घबरा जाते हैं और कहाँ पर आप घबराते नहीं हैं जबकि आपके सामने साक्षात परेशानी खड़ी होती है। आप घबराते नहीं, कहते कोई बात नहीं, देख लूँगा मैं, और वहाँ पर जाकर आपके लिए परेशानी हो जाती है। तो वो एक ऐसी परेशानी जो कि आप देख नहीं पा रहे, या फिर ऐसी परेशानी जो नहीं है, वो कुंडली के माध्यम से मैं बताता हूँ कि ये काम आपको करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए। आजकल मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि बहुत सारे लोग अपने व्यापारों को छोड़कर शेयर मार्केट के अंदर लग चुके हैं। वो सोचते हैं कि हम रातों रात अमीर बन जाएंगे, ये काम करना शुरू कर देंगे, वो काम करना शुरू कर देंगे, और छोटा मोटा पैसा चाहिए, 10, 20, 25, 50 लाख रुपए कहीं से भी उधार लेके या अपने अकाउंट से निकाल के या अपने मकानों को गिरवी रख के करना शुरू करते हैं। मैं बस हाथ जोड़ के उन सबसे विनती करना चाहूँगा कि भाई इससे बड़ा डिज़ास्टर मत कर लेना। अगर कमाना होगा तुमको शेयर मार्केट से ना, तो अपनी नौकरी के साथ भी कमा पाओगे, अपने बिजनेस के साथ भी कमा पाओगे, और यदि नहीं कमाना होगा तो तुम जो मर्जी जतन कर लो, तुम्हारे हाथ से पैसा निकलेगा और तुम न घर के बचोगे न घाट के, न पैसा होगा, और जो काम कर रहे थे वहाँ से भी हाथ धो के बैठ जाओगे। तो ऐसा कृपया करके बिल्कुल मत करना। मैं थोड़ा करियर, रिलेशनशिप, इन सब चीज़ों के बारे में भी आपसे समझूं, लेकिन हम चूँकि अभी प्रेडिक्शन वाले फेज़ में हैं, तो थोड़ा आपने, क्योंकि अलग अलग देशों की भी कुंडली ज़रूर देखी होगी, तो विश्व में क्या होने वाला है, भारत का हमने सुन लिया, पाकिस्तान का हमने सुन लिया, हम खुश भी हो गए ये सुन के, लेकिन थोड़ा अगर इसके साथ आप अमेरिका, क्योंकि ट्रम्प अजीब अजीब से फैसले ले लेते हैं, है ना, आपने अगर उनकी कुंडली अगर देखी हो तो आप थोड़ा बताइए ना विश्व में क्या होगा। देखिए, मैं कुंडली विदेशों की मैं नॉर्मली देखता नहीं, लेकिन हाँ मैं ज़रूर देखता हूँ विज टू विज भारत के परिप्रेक्ष्य में कि मेरा कौन शत्रु है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपकी कुंडली देखूं तो मैं ये देखूंगा कि आपके कौन से शत्रु हैं और आपके कौन से फ्रेंड्स हैं, कौन आपके साथ सम है और कौन आपके लिए विषम है। इसी प्रकार से जब मैं मान लीजिए कि चाइना की कुंडली उठा के देखता हूँ, या फिर मैं देखने की कोशिश करता हूँ, अमेरिका की कुंडली देखने की कोशिश करता हूँ, तो मैं भारत के परिप्रेक्ष्य में देखता हूँ कि ये हमारे लिए किस प्रकार से एक्ट करेंगे या किस प्रकार से हमारे लिए ये फ़ायदेमंद है कि नहीं है। तो मैं ये एक बहुत अच्छी तरीके से इस मंच से लोगों को बताना चाहूँगा, और ये व्यापारी प्रसन्न हो जाएं कि
हमारे लिए कोई नेगेटिविटी नहीं है चाइना के साथ, यानी कि जो व्यापार करते हैं चाइना के साथ या जब वहाँ से अपने लिए कुछ सामान लेकर आते हैं या हम वहाँ भेजते हैं, तो ऐसी कोई नीति नहीं आने वाली है इंडिया और चाइना के बीच में जिसकी वजह से उनका व्यापार प्रभावित हो जाए। यानी कि आप यदि आपकी कुंडली में विदेश से व्यापार करने का योग है और आप चाइना और अमेरिका के साथ व्यापार करते हैं तो चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन मैं आपके योग को एग्जामिन नहीं कर रहा हूँ, मैं परिप्रेक्ष्य देख रहा हूँ इंडिया का विद चाइना एंड विद यूएसए। चिंता की कोई ज़रूरत नहीं है। द रिलेशनशिप विद USA and China are going to remain as it is for a longer duration of time। 2025 और 26.5 तक कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद मैंने देखा नहीं है। इतना ही बहुत है मुझे लगता है। और मैं व्यूवर्स को ये बताऊं कि विनय जी का पॉडकास्ट करने के पहले मेरी उनसे ऐसी कोई बात नहीं हुई थी कि मैं उनसे पूछूं कि ट्रम्प आगे क्या करने वाले हैं या भारत के लिए उनकी नीतियां कैसी रहेंगी या चाइना के लिए। तो आप ये समझिए कि मैं विनय जी का एक तरह से टेस्ट ही ले रही हूँ यहाँ पर उन्हें सामने बैठा करके। अब विनय जी, एक चीज़ और मैं आपसे समझना चाहूँगी, इसी पॉडकास्ट में मेरे टेक ऑफ विद एसकेटी में बहुत से एस्ट्रोलॉजर ने ये प्रिडिक्शन अभी नहीं 1 साल पहले भी किया हुआ है कि मोदी जी अपना 3rd टर्म कंप्लीट नहीं करेंगे। और ये कहने वाला कोई एक एस्ट्रोलॉजर नहीं है, मैं ये भी आपको बताऊं कि ऐसे बहुत से एस्ट्रोलॉजर हैं जो ये बाकायदा क्लेम कर रहे हैं कि मोदी जी का 3rd टर्म तो कंप्लीट नहीं होगा। अब ये अलग बात है कि उसमें कोई कह दे रहा है कि वो प्रेसिडेंट बन जाएंगे, कोई किसी और इशारा कर रहा है। और मैं आपको ये भी बताऊं कि इसमें ज्योतिष की अलग अलग विधा के लोगों की बात सम्मिलित है। मतलब ऐसा नहीं कि वैदिक ज्योतिष कोई जानकार है उसने ये बात कही है, सिग्नेचर एस्ट्रोलॉजी जानने वाले ने भी यही बात कह दी, न्यूमरोलॉजी जो जानने वाले हैं उन्होंने भी आके मेरे इसी टेक ऑफ विद एसकेटी में ये भविष्यवाणी कर दी। अब आप चूंकि गूगल पर भी सबसे ज़्यादा सर्च किए जाने वाले हैं और आपकी चूंकि पिछली कई भविष्यवाणियां बिल्कुल सटीक और सही बैठी हैं, इसलिए मुझे लगता है ये बात बताने के लिए सबसे ज़्यादा उपयुक्त अगर कोई है तो वो आप हैं। चलिए मैं यहाँ पर बैठ के करता हूँ छोटी सी भविष्यवाणी, और वो ये है कि आपका ये वाला पॉडकास्ट जितने भी आपने किया होगा एस्ट्रोलॉजर के साथ, ये सबसे ज़्यादा आपका हिट होगा। ओह वाह। यानी इट विल बी द मोस्ट वॉच्ड वन। हाँ। और मैं इसलिए नहीं कह रहा कि जो है वो आपके क्वेश्चंस बहुत अच्छे हैं या क्या है, जो आज का जो थीम है और जो आज का समय है और जो इस समय जो लग्न उदित है इस समय, वो इसको बहुत कॉन्ड्यूसिव बना रहा है और आपका क्वेश्चंस जो हैं वो बहुत अच्छे हैं। और मोदी जी का टर्म के बारे में मैंने एक जगह और कहा था, लेकिन मैं अब आपको बिल्कुल स्पष्ट रूप से बताता हूँ कि क्या होने वाला है और आप तारीख गवाह रहेगी कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। ये 2014 की बात है जब मैंने यूट्यूब, जब उस समय सबके लिए, बहुतों के तो था भी नहीं, और हम लोग छोटा छोटा कभी यूट्यूब में करते थे क्योंकि टीवी में जाकर प्रोग्राम करते थे तो वहाँ पर कुछ बोलते थे तो आकर सोचते थे यूट्यूब पे भी कुछ डाल देते हैं। तो ये मैंने 2014 की मेरी भविष्यवाणी है और मैंने ये स्पेसिफिकली कहा था कि मोदी जी जो हैं वो 4 टर्म्स करेंगे, यानी कि हिंदुस्तान को 20 साल तक कुछ और सोचने की ज़रूरत नहीं है कि प्रधानमंत्री कौन होगा। यानी कि 2029 के अंदर मोदी जी ही आएंगे एज अ प्राइम मिनिस्टर। आपको 3rd टर्म छोड़ दीजिए, 4th टर्म भी वही आपके जो हैं वो रहेंगे। तो जो लोग ये प्रोग्राम देख रहे हैं वो ये बिल्कुल निश्चिंत हो जाएं, चाहे वो विरोधी हों चाहे वो पक्ष में हों, वो ही आने वाले हैं। तो ही इज़ गोइंग टू बी अवर प्राइम मिनिस्टर फॉर द नेक्स्ट टर्म एज वेल। और ये बात मैं आज नहीं कह रहा, ये बात मैं 2014 से मैंने बोली हुई है। और अभी कुछ दिनों पहले एक मैंने और पॉडकास्ट किया था तो उन सज्जन ने मुझसे ये पूछा था तो मैंने बोला था आप क्यों घबरा रहे हैं, अभी तो मोदी फिर आएंगे। ऐसा नहीं है कि मोदी नहीं आ रहे हैं, मोदी फिर आएंगे। उसके बाद क्या होगा क्या नहीं होगा, कहते हैं उसकी गणना तो एक बात की बात है, लेकिन अभी 2034 तक वो कहीं जाने वाले नहीं। लेकिन विनय जी ये बहुत बड़ी बात है कि 2014 में तब तक बन चुके थे प्रधानमंत्री मोदी जी, या इलेक्शन का दौर था? वो इलेक्शन का दौर था एंड वो मेरी वीडियो मैंने यूट्यूब पे पड़ी हुई है, उसको कोई भी देख सकता है जाके? कोई भी देखेगा जाकर उसको। ओह माय गॉड, मतलब आपने 2014 में जब मोदी जी बने भी नहीं थे प्रधानमंत्री, आपने तब ये बता दिया था कि वो 4 बार प्रधानमंत्री लगातार बनेंगे। ये सोचना भी उस समय बहुत मुश्किल था विनय जी, क्योंकि ये भविष्यति तो पता नहीं, न भूतो तो जरूर है। पहले ऐसा हुआ नहीं है कभी कि 4 बार लगातार कोई भारत का प्रधानमंत्री बना। मैं आपको अब वही कह रहा हूँ कि
वो अब 2029 में जो जिन लोगों ने भी बोला, क्योंकि मैंने भी काफ़ी लोगों के जो गणित हैं पढ़े, पहली बात तो मुझे समझ में नहीं आता कि वो मोदी जी की कौन सी कुंडली उठा के पढ़ते हैं, और दूसरी बात ये है कि वो इतने सक्षम है कि नहीं है। इस बारे में मैं आपको इतना और बताना चाहता हूँ कि आप ये मुझे बताइए कि मान लीजिए कि आपने एक दर्जी का कोर्स सीखा किसी बच्चे ने, तो वो दर्जी जो है वो पहली जो पैंट काटता है या शर्ट काटता है, क्या वो उतनी प्रवीणता से काट सकता है जितनी वो 50वीं काटेगा, या जब वो 100वीं काटेगा, या वो 500वीं काटेगा? यही बात एस्ट्रोलॉजर्स के साथ भी है। एक संवाद है, मैं हमेशा हर एक एपिसोड में बताता हूँ उसको, कि नारद मुनि ने पूछा था एक बार भगवान विष्णु से कि देवादेव कौन जो है सबसे अच्छा ज्योतिषी होता है, कौन किस पे हमको भरोसा करना चाहिए, किस पे नहीं करना चाहिए। तो भगवान विष्णु ने बहुत सहजता के साथ उनको कहा कि मुनिवर, वो सबसे अच्छा ज्योतिषी होता है जिसने 50,000 कुंडलियाँ देखी हुई हों। 50,000 कुंडली, 50,000 कुंडली का मतलब आप समझ सकती हैं कि कितनी होती होंगी वो। 50,000 लोग हो गए पहली बात तो, और दूसरी बात ये है कि एक आदमी 10-12 कुंडली अगर रोज़ देखे तो 15 से 20 साल लग जाएंगे उसको 50,000 कुंडली देखने में। 15-20 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए उसको, तब जाकर वो उस लेवल पे आता है जिसको सर्टिफिकेशन मिलता है, जैसे आपको सिल्वर बटन या फिर आपको गोल्डन बटन मिला हुआ है, वो मिलता है भगवान विष्णु से कि हाँ, अब तुम जाकर कुछ प्रेडिक्शन कर सकते हो। कौन कर रहे हैं वो प्रेडिक्शन? कि आप जो है वो कुछ भी बोलना शुरू कर दो जो आपके मन में आया। एंड जो मैंने आप एपिसोड शुरू किया था तब मैंने कहा था कि मैं तथ्यों को नहीं जानता, और वास्तव में तथ्यों से जो प्रेडिक्शन करता है वो गलत प्रेडिक्शन करता है। जो कुंडली देखकर प्रेडिक्शन करता है वही तो प्रेडिक्शन होती है। तथ्य से देखकर तो सबको ही कर देते हैं प्रेडिक्शन कि हाँ नहीं इंडिया जीत जाएगा या आईपीएल में ये जीत जाएगा, सब करते हैं क्योंकि उनको पता होता है कौन सी टीम ठीक खेल रही है कौन सी नहीं खेल रही है। हाँ। जिसको ये पता नहीं है कि तथ्य क्या है, जिसको कुंडली पता है सिर्फ, वही असली ज्योतिषी है। वरना तो जर्नलिस्ट भी एग्जिट पोल लेके आ जी जाते बिल्कुल हैं। लेकर आते हैं, रोज लेकर हाँ। आते हैं, बिल्कुल रिवर्स भी होते हैं कभी कभी। ठीक बात। लेकिन ये जो आपका प्रेडिक्शन है, एक तो ये बहुत लंबे समय तक मुझे लगता है याद भी रखा जाएगा। 2014 में विनय जी ने कहा था, अब देखिए 2025 में मेरे पॉडकास्ट में भी कह दिया है, तो मतलब इलेक्शन तो अब 2029 में है जी। तो 4 साल पहले आपको ये बात भी पता चल चुकी है जी। अब चूंकि तभी तो मैं कह रहा हूँ आपसे कि आपका ये सबसे ज्यादा वॉच तब तक वॉच किया जाएगा, 29 तक भी वॉच किया जाएगा ये। ठीक बात। अब चूंकि आपने ये तो बता दिया है कि मोदी जी ही हमारे अगले प्रधानमंत्री रहेंगे, तो ये सवाल तो खारिज ही हो गया मेरा कि मोदी नहीं तो कौन। क्योंकि जैसे ही कोई कहता है कि मोदी जी तीसरा टर्म कंप्लीट नहीं कर पाएंगे, मैं फिर अगला सवाल यही पूछती हूँ कि अच्छा जी मोदी नहीं तो फिर कौन। और फिर कौन की जब बारी आती है तो फिर बारी योगी आदित्यनाथ की आती है, क्योंकि सबसे ज्यादा उनके बाद वही पॉपुलर है। तो लगता है कि क्या यूपी से निकलकर वो केंद्र में तो नहीं चले जाएंगे। तो ये तो सवाल मेरा पूछने के पहले ही खारिज हो गया कि योगी जी तो नहीं बनने वाले अगले प्रधानमंत्री। तो जब ये कंफर्म है कि वो अगले प्रधानमंत्री नहीं बन रहे हैं, तो 29 के पहले 27 और 27 में उत्तर प्रदेश का चुनाव। अब वहां का दो बड़ा चेहरा, एक तो योगी आदित्यनाथ, जिनके लिए मैं हमेशा सोचती हूँ कि वो प्रधानमंत्री तो नहीं बनने वाले, तो एक तरफ योगी आदित्यनाथ और दूसरी तरफ अखिलेश यादव, क्योंकि वो भी बड़े पॉपुलर इस समय है। तो इनकी कुंडलियाँ क्या कहती हैं? अखिलेश जी की कुंडली मेरे पास है उपलब्ध। अब उसमें हो सकता है कि 10-15 मिनट का फ़र्क हो, लेकिन काफ़ी अच्छी सटीक मेरे पास उनके लिए इन्फॉर्मेशन है, और वो ये है कि काफ़ी सशक्त हो रहे हैं, काफ़ी बलिष्ठ हो रहे हैं, इस बार काफ़ी बल प्राप्त कर रहे हैं। लेकिन उनका बल जो है वो योगी के सामने हल्का है, और योगी जो हैं वो फिर अपना परचम लहराएंगे और वो फिर से मुख्यमंत्री की कुर्सी पे काबिज होंगे। तो अखिलेश जी इज़ श्योरली गोइंग टू गेट मोमेंटम, और योगी जी इज़ स्टिल गोइंग टू हैव या फॉर्म द गवर्नमेंट फॉर दैट मैटर। तो अगर अखिलेश जी को बनना है मुख्यमंत्री तो मेरे पास उपाय है उनके लिए। क्या बात है। उम्मीद मैं यही कर रही हूँ कि अखिलेश जी फिर सुने भी इस पॉडकास्ट को और उपाय अपनाए भी। और ये उपाय ज्योतिष के बिल्कुल सटीक होते हैं। उपाय ये नहीं है कि ये पूजा कर लो, क्या ये मंत्रा कर लो। तो उपाय मैं तो ये ऐसे है ही कि सोच रही थी। मुझे लगा आप कोई मंत्र जाप करने देंगे। नहीं, ऐसा नहीं होता। हाँ। देखिए फॉर एग्जांपल मैं आपकी कुंडली की बात करूं जैसे, तो आपकी कुंडली के अंदर चंद्रमा अगर कोई बैठा हुआ है तो वो आपकी माँ है,
सूर्य आपके पिता हैं, मंगल आपके भाई हैं, राइट। बुध हैं तो वो आपके जो मंत्री हैं या फिर आपके संतरी हैं वो हो जाते हैं। गुरु आपके वरिष्ठ हो जाते हैं, आपके पिता हो जाते हैं, आपके गुरु हो जाते हैं। शनि आपके नौकर चाकर और जो आपके हुक्म के जो जो आपकी बात मानते हैं सारी, वो हो जाते हैं। इस प्रकार से सारे ग्रह की पोजीशन होती है। तो यदि मैंने अखिलेश जी की कुंडली देखी है तो मैं ये क्या कहूँगा उनसे कि भाई आप यदि नहीं बन रहे हैं तो क्यों नहीं बन रहे हैं। मैं क्यों इस नतीजे पे पहुंचा कि नहीं बन रहे हैं कि कोई ना कोई ग्रह जो है वो परेशानी क्रिएट कर रहा है। मान लीजिए मैं बता नहीं रहा ये, लेकिन फिर भी मैं ज्यूम करवा रहा हूँ। हाँ, राहु वो गोपनीय है, मैं समझ रही हूँ। हाँ, राहु मान लीजिए परेशानी क्रिएट कर रहा है। राहु इज पब्लिक, राहु इज पब्लिक, वो परेशानी क्रिएट कर रही है। तो अब आप राहु के जाप जितने मर्जी करा लीजिए, लेकिन पब्लिक कैसे मानेगी उस बात से? पब्लिक तो नहीं मानेगी। तो आपको क्या करना पड़ेगा? पब्लिक को मनवाना पड़ेगा। उपाय पब्लिक को मनवाने का उपाय करना पड़ेगा। कहाँ कहाँ नहीं मान रही है ये भी मैं बता सकता हूँ कि आपको कहाँ कहाँ से परेशानी हो रही है। जब कुंडली मैं खोलता हूँ उत्तर प्रदेश की, और उत्तर प्रदेश के अंदर देखता हूँ कि कौन कौन से ग्रह कहाँ कहाँ पर बैठे हुए हैं, कहाँ पर राहु अपनी परेशानी क्रिएट कर रहे हैं, तो मैं बताऊँगा कि लखनऊ में कर रहे हैं, कि रायबरेली में कर रहे हैं, कि रामपुर में कर रहे हैं, कहाँ कर रहे हैं ये बताऊँगा। ये परेशानी है तो जाइए वहाँ पर पब्लिक के बीच में अपने लोगों को परिवर्तित कर दीजिए। ये आदमी वहाँ पर नहीं काम करेगा, वो वाला आदमी यहाँ काम करेगा, उसका चार्ट बेटर है, वहाँ लेकर आइए, वो पब्लिक आपके लिए अच्छी हो जाएगी। दिस वेज हम उसको पूरा का पूरा चेंज कर सकते हैं और उनके लिए वो फ़ायदेमंद कर सकते हैं यदि वो चाहें तो। ठीक बात है, अगर वो चाहें, उनकी कुंडली के ग्रह चाहें। लेकिन अभी तो ग्रहों की स्थिति देख के आपने यही बताया कि योगी आदित्यनाथ दोबारा मुख्यमंत्री बन रहे हैं। बिल्कुल। अब मुझे ये बताइए आप विनय जी, लोग ऐसा बोलते हैं आपको, मतलब मुझे ऐसा आभास हो रहा है कि कमेंट सेक्शन में अब लोग ये कहना शुरू कर देंगे कि ये तो मोदी भक्त हैं, ये तो खाली बीजेपी की तारीफ कर रहे हैं। ऐसा होता है? सामने से भी होता है ऐसा आपके साथ? देखिए, बात भक्त की नहीं है। मैंने फिर बताया कि आई एम नॉट टॉकिंग ऑन एनी तथ्य, मैं बात पढ़ रहा हूँ हॉरोस्कोप की। अब मैंने अखिलेश के लिए भी उपाय बताया, तो मैं मोदी भक्त तो नहीं हुआ। मैं तो अखिलेश को कह रहा हूँ कि भाई तुम आओ मेरे पास, तो तुमको कैसे डिफीट करना है योगी जी को वो बताऊंगा मैं। तो 2025 में आपको 2027 का प्रेडिक्शन भी मिल गया। 25 वाले इलेक्शन का तो मिला ही है, 26 का मिला है, 27 का मिला है, 29 का मिला है। तो मुझे लगता है इतना तो भविष्य बहुत होता है जानने के लिए। अब लोग शायद अपना पर्सनल भविष्य भी आपसे समझना चाहेंगे, और मुझे लगता है एक अगर गुणी आदमी सामने बैठा हो तो उसकी जितनी हो सके विद्या हम ले पाएं, इसी में फिर मेरे पॉडकास्ट का भी भला है। तो अब अगर मैं आगे बढ़ूं, आजकल हम बहुत देख रहे हैं विनय जी कि रिलेशनशिप ब्रेक हो रहे हैं, लोग लव मैरिज कर रहे हैं और लव मैरिज नहीं सस्टेन कर पा रही है। पूरा घर परिवार सबसे लड़ करके लड़का लड़की ने शादी की, और वो भी 6 महीना साल भर ही चली, उसके बाद नहीं चल पाई। तो क्या ये जो रिलेशनशिप का टूटना है, इसके लिए कुंडली के ग्रह जिम्मेदार होते हैं या साल भी जिम्मेदार होता है कि भाई 25 में ज़्यादा टूटेंगी शादियाँ, 26 में ज़्यादा टूटेंगी? ये कैसे होता है? साल से तो हम इसको कोरिलेट नहीं कर सकते। हम हाँ कोरिलेट ये कर सकते हैं कि दशाएं ठीक चल रही हैं कि नहीं चल रही हैं। अब दशाओं से मेरा क्या अभिप्राय है मैं बताता हूँ आपको। कि मान लीजिए कि एक बात हम करते हैं रिलेशनशिप की, और रिलेशनशिप के अंदर हुआ ये कि दोनों को आपस में प्रेम हुआ और विवाह हो गया। यानी कि आपस में जो भी चीज़ थी या वीनस था वो एक्टिवेट हो गया या सुपर एक्टिवेट हो गया राहु के माध्यम से, और वो शादी के अंदर कन्वर्ट हो गया। अब उसके बाद असली बुद्धि जागी या असली बात जागी। जुपिटर ने कहा कि अरे क्या कर लिया, या बुध ने कहा कि तुम्हारे तो बुद्धू थे पहले और अब क्या बात तुमने कर ली, ये तो वो व्यक्ति ही नहीं है जिससे शादी होनी चाहिए थी। अब वो जागृत हो गए। वो जागृत कैसे होते हैं? वो दशाओं पे होते हैं कि कौन सी दशा चल रही है। आपको कभी कभी लगता है ना कि अरे ये बात थी क्या। ऐसा नहीं है कि आपको ये बात पहले पता थी, आपको तुरंत पता लगी यार वो तो मेरे साथ छल कर रहा था, हाँ। या उसने मुझे बैकस्टेप किया है, उस समय नहीं पता था आपको। जैसे ही आपको एक जागृति आई दशाओं के कारण या ट्रांजिट के कारण, तो वो जो है वो नेगेटिविटी जागृत हो गई। तो बहुत बार जैसे मेरे पास कोई कपल आता है, वो कहता है कि हम मैरिज करना चाहते हैं, अच्छी डेट क्या होगी? तो मैं कहता हूँ 2 साल ठहर जाओ या 1 साल ठहर जाओ। वो इसलिए कि अभी आपकी दशा ठीक नहीं चल रही है। शादी तो कर लोगे, लेकिन उसके बाद ये नेगेटिविटी जो आपके भीतर की है वो जाग जाएगी और उसके बाद आप अलग हो सकते हो।
अब इसके लिए दो फायदे होते हैं। एक तो वो रोक देते हैं अपने विवाह को अगर वो मेरी बात मानते हैं तो, और वो नेगेटिविटी जागृत हो जाती है और बिना शादी किए वो सेपरेशन हो जाता है 6 महीने के बाद। हाँ। तो ख़त्म हो गई बात। जो चीज़ शादी के बाद होती वो शादी से पहले हो गई। और दूसरी बात ये है कि उसके बाद भी वो लड़ झगड़ के किसी प्रकार से रहते हैं रिलेशनशिप में, तो वो कितनी विषमताएं आने वाली हैं वो समझ जाते हैं कि भाई इसकी मुझे माँ से भी झेलना पड़ेगा, इसके बाप से भी झेलना पड़ेगा, इसकी मौसी से भी झेलना पड़ेगा, इसकी बुआ को भी झेलना पड़ेगा, तब जाकर चलेगी रिलेशनशिप। तो वो 1-1.25 साल के अंदर ज़्यादा बुद्धिमान हो जाते हैं और फिर दशाएं कॉन्ड्यूसिव हो जाती हैं। जब मैंने बताया कि जब दशाएं कॉन्ड्यूसिव हो जाएंगी, सब शादी करते हैं और उसको पहले से पता होता है कि कहाँ कहाँ पर परेशानी आने वाली है, वो पहले से देख चुके होते हैं ड्रामा सारा का सारा, तो शादियाँ बच जाती हैं। तो कुछ शादियाँ इम्पॉसिबल होती हैं, होनी ही नहीं चाहिए, क्योंकि वो जितना मर्जी, क्योंकि मैंने देखा कि 10-10, 12-12 साल की रिलेशनशिप शादी नहीं चली 3 महीने भी। और बहुत बार ये होता है कि जानते नहीं थे, एक दिन भी शादी हो गई और उसके बाद वो 20-20, 25-25, 30 साल से वो दे आर मैरिड, हैप्पीली मैरिड फॉर दैट मैटर। तो अगर हॉरोस्कोप के अंदर जो ग्रह हैं वो अच्छे हैं, पॉजिटिव हैं, मजबूत हैं शादी के, तो रिलेशनशिप चलना आरंभ हो जाती है। लेकिन ध्यान देना, रिलेशनशिप पंचम भाव होता है, यानी कि लव इज़ 5th हाउस और शादी 7th हाउस है। जैसे ही लव शादी के अंदर कन्वर्ट होता है तो 5th हाउस ख़त्म, यानी कि प्रेम जो था वो ख़त्म। अब 7वां भाव शुरू हो गया, यानी कि रिलेशनशिप रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ये शुरू हो गई। ये डिफरेंट तरीका होता है। तो बहुत लोग क्या होता है कि जब तक रहते हैं रिलेशनशिप में, प्रेम में, तब तो बहुत रोज़ी रहता है मामला, लेकिन जैसे ही शादी के अंदर उन्हीं के साथ कन्वर्ट होता है और वैसे ही तुरंत ही जो है पाकिस्तान इंडिया की वॉर शुरू हो जाती है। कभी कोई सर्जिकल स्ट्राइक हो रही होती है, कभी कुछ हो रहा होता है, कभी कुछ हो रहा होता है। तो इसको एग्जामिन करना बहुत ज़रूरी होता है। क्या इसमें कुंडली मिलान से कुछ हद तक सफलता पाई जा सकती है? क्योंकि मैंने कई बार देखा है, ये हालांकि विरोधाभासी भी है, मैं ऑनेस्टली आपको बताऊं, कई बार मैंने देखा है कुंडली मिलाकर अरेंज मैरिज हुई लेकिन वो भी सफल नहीं हुई, रोज़ लड़ाई झगड़े हो रहे हैं। और कई बार देखा है बिना कुंडली मिलाए शादी की गई, सपोज लव मैरिज वो है और वो बहुत अच्छे से चल रही है, सक्सेसफुल है। तो कुंडली मिलान का क्या रोल रहता है? तो मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ एक कि व्हाट इज़ कुंडली मिलान? क्या होता है कुंडली मिलान? आप क्या समझती हैं कुंडली मिलान को? अलग अलग राशियों और नक्षत्रों पे पैदा हुए जो लोग हैं उनके गुण मिलाए जाते हैं कि एक राक्षसी प्रवृत्ति का और दूसरा मानवीय प्रवृत्ति का तो नहीं है। हाँ। एक का गण वानर और दूसरे का मनुष्य तो नहीं है, ऐसे ही शायद मिलान किया जाता है। और मैंने बहुत पहले विनय जी ऐसा सुना है कि जो नाड़ी दोष है वो आज के टाइम में जो हम लोग ब्लड ग्रुप मैच करते हैं तो शायद वो उस तरह से होता है और उससे। बहुत अच्छा कहा आपने, और यही लोग सब मानते हैं जो आप कहती हैं। और ये 20% ऑफ द मैच है, सिर्फ 20% ऑफ द मैच। इसको हम बोलते हैं अष्टकूट मैच, जिसके अंदर हम 8 तरह के कूट मिलाते हैं, जिसके अंदर नाड़ी भी होता है, बकूट भी होता है और बहुत सारे होते हैं। सबसे ज़्यादा अंक जो होते हैं बकूट के 7 और नाड़ी के 8 होते हैं, तो इसलिए 36 में से ये 15 गुण तो यहीं के हो जाते हैं। और लोग जो हैं, मैंने देखा कि कंप्यूटर्स के ऊपर नाम डाला, डेट ऑफ बर्थ डाला और देखा कि 22 गुण मिल गए। शादी कर लेते हैं। या शादी के लिए बात कर लेते हैं और मान लिए कि 12 गुण मिले या 8 गुण मिले तो नहीं शादी नहीं हुई, क्योंकि वहाँ पर मना कर दिया उसने, शादी नहीं हो सकती। दिस इज़ जस्ट 20% ऑफ द मैच। ये 80% तो अभी आपने मैच ही नहीं किया, जिसमें हमारी एक्सपर्टीज़ होती है। शादी क्या करना है? शादी जो है आजकल चेंज हो चुका है, पूरा परिप्रेक्ष्य चेंज हो चुका है। आजकल मैं पॉडकास्ट आपके साथ कर रहा हूँ, मान लीजिए पॉडकास्ट का चलन आज से 100 साल पहले शुरू किया होता, यहाँ पर कोई सज्जन बैठे होते, उनके साथ पॉडकास्ट कर रहा होता, तब नारियों को काम करने की स्वायत्ता नहीं थी, नारियाँ काम नहीं करती थी, वो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट नहीं थी। तब हम किसी और तरीके से कुंडली मिलाते थे कि ये घर के अंदर सेटल तो हो जाएगी, ये बच्चे पैदा कर सकती है कि नहीं कर सकती है, ये जो है खाना बना पाएगी कि नहीं बना पाएगी, अगर हमारे घर में कुछ बच्चे हो गए तो उनको ये डांस सिखा सकती है कि नहीं सिखा सकती है, राइट, इसको सिलना कढ़ाई करनी आती है कि नहीं आती है। ये जो है गुण मिलान होते थे, जो जिसकी आप बात कर रही हैं, ये वो था। आज की डेट में अगर बच्चे नहीं हो रहे हैं तो IVF है, और कपल्स के बीच में क्लैरिटी है कि बच्चे नहीं भी होंगे तो गोद ले लेंगे, ये भी क्लैरिटी है। इंपॉर्टेंट क्या है? आपसी रिस्पेक्ट होनी चाहिए। इंपॉर्टेंट क्या है
कि जो जो लव है वो ड्रेन आउट नहीं होना चाहिए। वो शादी के 10 साल के बाद भी रहना चाहिए, कुछ 50-60% तो रहना चाहिए। और इम्पॉर्टेंट क्या है कि झगड़े हो रहे हों तो जब रात को सोएं तो वो झगड़े समाप्त करके सो जाएं। दे शुड स्लीप विद द झगड़ास। ये इंपॉर्टेंट है। फिर उसके बाद सबसे बड़ी बात क्या है कि लॉन्जिविटी ऑफ मैरिज एंड बिफोर दैट, कि जिनकी शादी हुई है वो सफिशिएंट जिंदा रहेंगे ना, सफिशिएंट रहेंगे कि नहीं सही रहेंगे। बात, हाँ। ऐसा ना हो कि एक जो है वो अल्प आयु का हो और एक मध्यम या दीर्घ आयु का हो, तब भी गड़बड़ हो गई। तो मैचिंग की परिभाषा बदली हुई है और हम अभी मैच वही कर रहे हैं कि कढ़ाई करनी आती है कि नहीं आती है, बर्तन धोने आते हैं, कौन कर रहा है आज की डेट में ये काम। ठीक बात, हमने हाँ। मैच तो वो किया था, आज की डेट में मैच तो डिफरेंट है, एक नई नई आयाम है। आपके घर में लड़की आएगी और वो कमाएगी, मैच ये करना है कि वो तनख्वाह नहीं देगी तो तुम खुश रहोगे कि नहीं रहोगे। या तुम्हारे पेरेंट्स ये तो नहीं कहेंगे यार वो कमाती है लेकिन जाती है सुबह से शाम तक, हमको खाना बनाना पड़ता है और तनख्वाह तो देती नहीं है वो कुछ भी, उसके तो अपने खर्चे इतने हैं। या फिर रात को मान लो वो देर रात आ रही है 1 बजे, तो हमको ये गवारा है कि नहीं, ये मैच चाहिए ना। अब मैच डिफरेंट है, तो कुंडली के अंदर देखने का परिप्रेक्ष्य एंगल चेंज है। तो जो वो पंडित जी बैठते, मैं देखता हूँ कि बहुत बार जब मैं पीएचडी कर रहा था इसके अंदर, तो मुझे हॉरोस्कोप नहीं मिलते थे, 50,000 हॉरोस्कोप चाहिए थे मुझे, तभी तो मैं बनता ज्योतिषी। कहाँ से मिलेंगे मुझे 50,000 डिवोर्सी लोग या जिनके डिवोर्स हो रहे हो। मैं जाता था कोर्ट में जहाँ पर डिवोर्स के लोग मिलते थे मुझे, जो कि बैठे होते थे अपनी अगली तारीख डॉक्टर उनके पास जाने के लिए, जज साहब के पास जाने के लिए। मैं पूछता था कि आपकी कुंडली मिली थी जब शादी हुए थे, तो उसमें से मुझे 40-50% मुझसे बात कर लेते थे कि सर हमारी तो कुंडली मिली थी और उसके बाद भी हमारा डिवोर्स हो रहा है, और पंडित जी ने बोला था कि हाँ कुंडली मिल गई हमारी। तो मैं ये पूछता हूँ कि जब कुंडली वो मिल गई थी तो अब डिवोर्स क्यों हो रहा है। डिवोर्स का मतलब पैमाना डिफरेंट है ना, सोच डिफरेंट है, आयाम डिफरेंट है। अब ग्रह उस प्रकार से काम नहीं करते हैं, अब ग्रह डिफरेंट तरीके से काम करते हैं। अब लड़का खेती करने नहीं जा रहा है जिसको बीवी को घर 4 रोटी सेक के उसके लिए लेके जाना है सर के ऊपर। अब वो वैसे ग्रह मैत्री करनी ही नहीं है। अब तो ये करना है कि अगर लड़की नौकरी करती है तो क्या लड़का शाम को 6 बजे आकर 2-4 रोटी सेक सकता है? ये नहीं सेक सकता। ये ग्रह मैत्री चाहिए। कौन कपड़े धोएगा? ये ग्रह मैत्री करनी है, कपड़े धोने ही नहीं है, ये ग्रह मैत्री है। तो बिल्कुल आयाम बदल गए। तभी मैंने आपसे कहा था कि आप क्या समझते हैं ग्रह मैत्री। वो ग्रह मैत्री है ही नहीं, वो मैचिंग ऑफ द हॉरोस्कोप है नहीं जो आज के परिप्रेक्ष्य में देखना चाहिए। एंड टू माई सरप्राइज मोस्ट ऑफ द एस्ट्रोलॉजर्स डू नॉट नो दिस। उनको पता ही नहीं है कि हमको देखना क्या है। ये परेशानी वाली बात है। ये बहुत गूढ़ बात आपने मुझे लगता है बता दी है, और मेरे व्यूवर्स को भी अब ये सोचना चाहिए, क्योंकि बहुत से लोग होंगे जो शायद अपने बेटे या बेटी की शादी की तैयारी कर रहे होंगे और ऐसे ही जा कर के किसी ज्योतिषी के पास वो मैच मेकिंग कराएंगे। तो ये जो दिव्य चक्षु आपने खोला है ना यहाँ पर विनय जी, कि आप जो सोच रहे हैं कि आप मैच मेकिंग करा रहे हैं, ये दरअसल वो है ही नहीं। हम अभी भी 100 साल पुरानी पद्धति पर हैं, और वो 80% वाला ज्ञान आपको जिस ज्योतिषी या जिस गुरु के पास मिले, फिर आप वहाँ पर जाइएगा मैच मेकिंग कराने। और भगवान न करे अगर किसी के जीवन में कोई कष्ट चल रहा है, सेपरेशन वाला योग इस समय एक्टिव है, तो फिर वो पंडित जी को दोष आप ना दें कि जी बता करके मिला करके तो कुंडली शादी कराई थी और उसके बाद भी ये देखना पड़ रहा है। क्योंकि वो क्या कहते हैं, मैं कह सकती हूँ कि कुएं में ही भांग पड़ी हुई है। आपने कहा ज्यादातर ज्योतिषी जानते नहीं है, मैक्सिमम लोग पुरानी पद्धति से ही मिला रहे हैं। जी बिल्कुल। तो ये फिर सेपरेशन वाला जो योग है, वो अगर किसी की कुंडली में है तो क्या उपायों के जरिए उसे रोका जा सकता है या फिर होने देना चाहिए? देखिए, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है ये, और ये क्वेश्चन ये है कि सेपरेशन का योग है तो कुंडली मिलान से खत्म हो जाएगा, राइट? अच्छा। एक लड़का है एक लड़की, हाँ। दोनों की कुंडली में सेपरेशन योग है तो 100% होके रहेगा। और एक की कुंडली में है तो हमने लड़के से उसकी जैसे शादी कर दी जिसमें अंदर वो योग नहीं है, यानी कि एक में है और एक में नहीं है, तो दैट इज नोन एज मैचिंग ऑफ हॉरोस्कोप, कि हमने मैच कर दिया उसको। इसकी नेगेटिव एनर्जी थी एक हॉरोस्कोप की, हमने दूसरे हॉरोस्कोप से मैच कर दिया। एक के अंदर था कि भाई इसकी शादी कम चलेगी, या केतु महाराज बहुत परेशानी कर रहे हैं 7th हाउस के अंदर, वो कह रहे हैं कि मेरे तो जुपिटर बैठे हुए हैं, बहुत अच्छा है मामला, शादी कर दो आपस में, थोड़ी बॉडी फाइटिंग होगी लेकिन चल जाएगा काम। अगर मान लीजिए कि इसकी कुंडली में भी सेपरेशन योग है, दूसरी कुंडली के अंदर भी सेपरेशन योग है,
तो फिर आपने x + x 2x कर दिया। अब जो है सेपरेशन होके रहेगा, जैसे ही वो जो सेपरेटिव प्लैनेट्स होते हैं वो एक्टिव होंगे बाय ट्रांजिट और बाय दशा, किसी भी तरीके से एक्टिव होंगे तो वो सेपरेशन कर सकते हैं। उपाय होते हैं, फिर बताता हूं, उपाय होते हैं। अगर एक एथलीट की टांग टूट जाए, ही कैन नॉट रन, हाँ उसका प्लास्टर लगा के उसको चलाया जा सकता है, वो उपाय कर दिया हमने। लेकिन तुम कहो कि भाग रहा है वो भाग नहीं रहा होता, राइट? तो रेमेडीज को आप रेमेडीज समझ के चलिए। रेमेडीज से आपको बूस्ट मिलता है, रेमेडीज से आपको पॉजिटिविटी आती है, लेकिन आपको किस चीज़ के लिए चाहिए ये तो समझ लीजिए। लोग कहते हैं कि कोई उपाय बता दीजिए कि हमारे लड़े ना आपस में। पहला बात तो ये है कि वो लड़के हो रहे हैं ये तो समझो। उसके बाद जब समझ लोगे तब भगवान के पास जाओ, ये भगवान ये जो है बहुत चिल्लाती है या वो बहुत जो है गुस्सा करता है, इसके गुस्से को ख़त्म करो, मेरे गुस्से को ख़त्म करो। हमें पता ही नहीं है हम क्यों भगवान के पास जा रहे हैं। हम तो कह रहे हैं बस भगवान हमारे ऊपर आशीर्वाद दे दें और हम चिल्लाना चीखना बंद कर दें। नहीं, वो चिल्लाना चीखना हो क्यों रहा है, क्या प्रॉब्लम क्या है, दिक्कत क्या है, दैट हैज़ टू कम फर्स्ट एंड दैट इज़ सीन थ्रू द हॉरोस्कोप। लोगों को पता ही नहीं होता कि हमारे अंदर परेशानी है क्या। मैं उनको बताता हूँ कि भाई तुम्हारे अंदर परेशानी क्या चल रही है, वॉट इज़ द बेसिक प्रॉब्लम दैट इज़ मेकिंग यू आर नॉट एबल टू एडजस्ट विद दिस फेलो। इस कारण से है, इसको ख़त्म करो। तब समझ में आता है कि यार ये तो ख़त्म ही नहीं हो सकती शायद, तो इसका मतलब कुंडली मिलान ठीक तरह से हुआ नहीं तुम्हारा। हाँ, लेकिन ये उपाय क्या होते हैं, मतलब मैं ये समझना चाह रही हूँ। और ये इसलिए भी क्योंकि ज़्यादातर ज्योतिषियों को हमने देखा है कि वो या तो आपको रत्न पहना देते हैं उपाय के नाम पे, वो या तो किसी मंत्र जाप के लिए आपको कह देते हैं, या बोल देते हैं कि मंदिर में जाके इतने दिन तक जल चढ़ाना या रुद्राभिषेक करा लो, किसी तरह की पूजा पाठ हो आपको बताते हैं। टोने टोटके का भी आजकल तो विनय जी बड़ा चलन है। आप अगर सोशल मीडिया पर एक्टिव हैं तो आपने देखा होगा कि तकिए के नीचे ये रख लेना, ये पेंटिंग टांग लेना या ये लिख लेना, ऐसे बहुत से टोने टोटके भी हैं चलन में। तो उपायों का असली अर्थ क्या होता है? देखिए, मैं तो वैदिक ज्योतिष करता हूँ, सनातनी हूँ, तो मैं तो टोने टोटके वाले उपाय देता नहीं, ना मानता हूँ। कुंडली के अंदर ग्रहों के हिसाब से उपाय बताए जाते हैं। और ध्यान दीजिए कि कुंडली के अंदर 3 तरीके के ग्रह होते हैं। एक होते हैं आपके मित्र, एक होते हैं आपके शत्रु, एक होते हैं सम यानी कि न्यूट्रल। तो आपको तो पता ही है, ये तो नॉर्मल नियम है कि मित्र बलिष्ठ होना चाहिए, शत्रु कमज़ोर होना चाहिए, और सम जो है उसको कुछ करो करो ना करो एक ही बात है, क्योंकि वो तो न्यूट्रल है, वो उसको छोड़ दो। तो जब हम कुंडली पढ़ते हैं तो देखने की कोशिश करते हैं कि मित्र कमज़ोर तो नहीं है। अगर कमज़ोर हैं तो उनके रत्न पहना सकते हैं, और यदि एनिमी आपके बलिष्ठ हैं, स्ट्रॉन्ग हैं, तो उन आपके मान लीजिए कि आपके एक बहुत बड़ा एक गुंडा है और वो उससे आपकी ठन चुकी है, तो आप उसको अपने घर में बुलाएंगे चाय पीने के लिए? नेवर। आप वो पता लगेगा कि यार वो कुछ कर रहा है, वो फ़ोन करने की कोशिश कर रहा था, तुम किसी से कहोगी कि जाकर उसको मना कर दे, यार मेरे से पंगा ना ले। हाँ। दान करे जाते हैं उनके, एनिमीज़ के दान किए जाते हैं, मित्रों को धारण किया जाता है, और सम के अगर वो हम फ़ायदा लेना हो दशाओं में, उनके मंत्रों का उच्चारण किया जाता है। जो न्यूट्रल होते हैं उनके मंत्रों का उच्चारण किया जाता है, एक्साइट किया जाता है उनको। यदि वो हमारे किसी क्षेत्र में आ रहे हैं, यानी कि दशा में आ रहे हैं, ट्रांजिट में आ रहे हैं, तो उनको हम किसी तरीके से पॉजिटिव करने की चेष्टा करते हैं। तो ये एक मूलभूत तरीका होता है। तो यहाँ चले जाओ, वहाँ चले जाओ। मैंने देखा कि लोग जो हैं भाई वो गए थे, शिव जी की पूजा की उन्होंने, और वो उसकी लड़की की शादी हो गई, तो तू भी कर ले भाई गौरी। ऐसे नहीं होता है। कुंडली में कौन सा ग्रह हमको बलिष्ठ करना है, कौन सा निर्बल करना है, कौन रोके रखा हुआ है। और आजकल तो राहु केतु के भी बहुत उपाय किए जाते हैं, जिसकी आप तंत्र मंत्र की बात कर रही थी। वो उपाय क्या होते हैं कि आजकल बच्चों को जागृति ही नहीं आती है। मान लीजिए हम मैरिज की बात करते हैं तो 30 साल तक तो उनको लगता भी नहीं है कि शादी भी करनी चाहिए, जागृति ही नहीं होती है। 31, 32, 33, 34 साल में जब उनको लगता है अरे अब तो हम शादी करनी चाहिए, और तब उनको अपने हिसाब से मिलते नहीं है कि उन्होंने देखा बहुत, दुनिया बहुत बड़ी देखी होती है। हमको लगता है कि ऐसा चाहिए या इस प्रकार की चाहिए, तो वो एक मिसमैच हो जाता है। तो नेगेटिव ग्रहों को बलिष्ठ किया होता है। तो मैं तो ये कहूँगा कि
अगर किसी तरीके से कुंडली में पता चल जाए कि कौन सा ग्रह अच्छा है, कौन सा ग्रह जो है वो विरोधी है, उस प्रकार से उपाय करें तो अच्छा फ़ायदा हो सकता है। लेकिन इन उपायों का फायदा होता है। जी बिल्कुल होता है। रूट कॉज जो है वो पता लगना इसमें ज़्यादा ज़रूरी है। बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एक और प्रश्न हमेशा से मुझे परेशान करता है, जो मुझे लगता है कि इसका मुझे काश सही अर्थ या सही जवाब मिल जाए, कि कर्म प्रधान जीवन होता है या पुनर्जन्म वाले जो कर्म होते हैं वो प्रधान जीवन होता है, आपके पूर्व जन्म वाले, मतलब वो जो कुंडली में लिखा होता है, तो दोनों में से क्या ज़्यादा बली है? बहुत अच्छा प्रश्न है आपका। और यहाँ पर ना मैं ये कहूँगा कि दोनों बड़े इम्पोर्टेंट हैं, और दोनों इम्पोर्टेंट क्यों है वो बताता हूँ आपको मैं। मान लीजिए कि आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है वो 1 जनवरी सन 1991 है, मान लीजिए। अब 1 जनवरी सन 1991 को आप कहीं पर पैदा हुई, और जैसे ही आपकी कुंडली बनी तो उसके अंदर कुछ ग्रह पॉजिटिव थे, कुछ नेगेटिव थे। आपने तो एक क्षण भी अभी पृथ्वी के ऊपर जिया नहीं, अभी आप रोई भी नहीं, लेकिन आपकी जो है वो कुंडली बन गई। तो ये आया कहाँ से है? ये पिछले जन्म से आया, इस जन्म का तो है ही नहीं है। हाँ। जो भी आपको ब्लेसिंग्स मिली, आपके जो सेट ऑफ इक्वेशंस मिली, आपके मदर फादर, आपके रिश्तेदार, आपके डॉक्टर्स जिन्होंने आपको डिलीवर किया, आपके घर पहुंची गाड़ी में या स्कूटर में या तांगे में या रिक्शा में, या माँ जो है वो पैदल पैदल ही लेके चली गई, ये सारी की सारी आपको ब्लेसिंग्स जो हैं फ्रॉम योर प्रीवियस बर्थ ही तो मिल रही हैं सारी की सारी। आपको कोई बहुत अच्छा परिवेश मिल गया, दैट इज़ द ब्लेसिंग्स दैट यू आर गेटिंग फ्रॉम द प्रीवियस बर्थ। तो इसका मतलब क्या हुआ कि पिछले जन्म के बड़े इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं जो कि आपके जीवन में कैरी करती हैं। और बहुत सारी चीज़ें होती हैं पिछले जीवन की जो कि कैरी होके आती हैं, जिसके अंदर आपको, यदि आपने इस जीवन के अंदर कोई प्रयास नहीं किया तो आप वैसे ही जिएंगी जैसे आपने पिछले जीवन को जिया था। कॉपी पेस्ट ही रहेगा, बिल्कुल कॉपी पेस्ट। जैसे मान लीजिए कि वही कहता है कि मेरी कुंडली के अंदर लिखा हुआ है कि मेरा गृहस्थ जीवन अच्छा नहीं होगा। मान लीजिए कोई किसी ने किसी को कह दिया कि, और वो मेरे पास आया, तो मैंने कहा कि ये इस जीवन का तो है ही नहीं, आपका पिछला जीवन अच्छा नहीं था गृहस्थ, ये कहा गया। अच्छा। इस जीवन के अंदर तो आपको प्रयास करना है उसको ठीक करने के लिए। यदि आपने प्रयास नहीं किया तो कॉपी पेस्ट तो वही होने वाला है जो पहले जीवन में किया था। आपने अपने आपको कैसे मॉडिफाई किया? मॉडिफाई नहीं किया। आपने अपने आप को मॉडिफाई करना है ना। आपकी आत्मा का अंतिम गंतव्य कहाँ पर है? मोक्ष मिलना है, बैकुंठ धाम में श्री चरणों में जाना है, यानी कि प्रोग्रेशन होना है, एक शरीर से दूसरे शरीर, दूसरे शरीर तीसरे शरीर। वो कैसे जाएगा? मोक्ष कब मिलता है? जब सारे के सारे क्वार्टर्स, 12 के 12 भाव कुंडली के अच्छे हो जाएंगे, आपने सबके साथ न्याय कर लिया होगा, पेंडिंग कर्मस नहीं होंगे पिछले जन्म के, बिल्कुल मॉडल हो चुकी होंगी आप एज फार एज द हॉरोस्कोप गोज, तो आपको मोक्ष मिल जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमको मॉडिफिकेशन तो करना ही है। तो जो मैं आपकी कुंडली पढ़ता हूँ वो आपके पिछले जन्म की कुंडली है, और मैं कहता हूँ कि आपका करियर अच्छा होगा, तो इसका मतलब यू आर ब्लेस्ड विद अ गुड करियर। मैं कहता हूँ कि आपका ये चीज़ अच्छी नहीं है, कोई भी चीज़ मान लीजिए, तो दैट मीन्स वो आपके पिछले जीवन में खराबी थी, उसको इस जन्म में ठीक करना है, और वो फ्री विल से ठीक करना है। जुपिटर जहाँ बैठा हुआ है वो कैसे ठीक कर सकता है उसको? आपके अंदर उसकी पॉजिटिविटी होनी चाहिए, एंड दैट इज द ब्यूटी ऑफ लुकिंग एट अ हॉरोस्कोप। आप समझने की कोशिश कीजिए। भगवान यही कहते हैं कि भाई ये हॉरोस्कोप पढ़ने का फ़ायदा क्या है? तो विष्णु भगवान ने जवाब दिया कि फ़ायदा यह है कि उस व्यक्ति को ये पता चलता है कि क्या क्या दुश्वारियां हैं, क्या क्या परेशानियां हैं, और उससे ऊपर उठना है उसको। जो चीज़ मिल गई उसको आराम से, वो तो मिल ही गई, वो सब ठीक चलेगी, कोई चिंता मत करना। लेकिन जो चीज़ परेशानी है, कोई कहता है तुम्हारा गृहस्थ जीवन ठीक नहीं होगा, उसको ठीक करो भाई। जो तुम्हारा करियर अच्छा नहीं होगा, ठीक करो भाई। और ठीक नहीं किया तो जैसा पहला था वैसा ही होगा, अगला जीवन भी वैसा ही होगा। पंचम भाव अगला जीवन, नवम भाव पिछला जीवन। मैं आपका एक एक जीवन पिछला पढ़ सकता हूँ। बहुत शानदार। मतलब पिछले जीवन वाले जो कर्म हैं वो तो इम्पोर्टेंट हैं ही, लेकिन हम बदल सकते हैं, बिल्कुल बदल सकते हैं, और बदलना ही चाहिए। तभी आप जो है पेड़ नहीं बने, आप पेड़ भी तो बन सकते थे। आप इंसान बने, पेड़ अपना जीवन चेंज नहीं कर सकता जड़ों को फैलाने के अलावा। आपको पूरा का पूरा दिमाग दिया है, हाथ पैर दिए हैं, हाँ। आप उसको चेंज करिए, जो आपका पिछला जीवन था उसको और बेटर कीजिए।
तो ये सब हमारे हाथ में है। अब इसी हमारे हाथ में जो सारी चीज़ें हैं उसमें एक द्वंद्व और लोगों के मन में चलता है। आई एम श्योर मेरे बहुत से व्यूवर्स होंगे जो इस परेशानी से जूझ रहे होंगे। अगर हाँ तो वो आप मुझे कमेंट करके बताइए भी कि कर तो रहे हैं नौकरी लेकिन लग रहा है बिजनेस के लिए पैदा हुए हैं, या कर तो रहे हैं बिजनेस पर लग रहा है बिजनेस वाला तो दिमाग ही नहीं है। कितना अच्छा होता 9 से 5 की नौकरी होती, टेंशन फ्री रहते कम से कम। तो क्या बिजनेस या नौकरी किधर सफलता मिलेगी या किधर जाएं, ये भी क्या कुंडली में लिखा होता है? जो लोग एक चीज़ कर रहे हैं और दूसरी की तरफ जाना चाहते हैं, वो हो सकता है ट्रैप हो सकता है ट्रैप हो। और वो वास्तव में होता ये है कि जैसे शाम को कुछ मित्र कहते हैं चल आज शराब पीने चलते हैं। ट्रैप होता है ना वो, आप जाते हो और वहाँ पर शराब पीते हो, फिर गाड़ी कहीं मार देते हो, एक्सीडेंट होता है, एक नया ट्रैप खुल जाता है। और आपको कुछ मित्र मिलते हैं, वो कहते हैं चलो यार आज चलते हैं लाइब्रेरी कुछ पढ़ेंगे, आप उस तरफ ध्यान नहीं देते हो, कहते हैं यार क्या फालतू की बात कर रहे हैं। तो ये ट्रैप्स को देखना बहुत ज़रूरी है। बहुत अच्छी लोग नौकरी कर रहे होते हैं, लाखों का पैकेज होता है, लेकिन उनको लगता है कि हमारी वजह से लाला जी कमा रहे हैं। हम जो है अगर अपना काम करेंगे तो हम तो बस मौज ले लेंगे। उनको पता नहीं है कि भाग्य लाला जी का चल रहा है, आप उनके भाग्य के अंदर एक योगदान कर रहे हो सिर्फ। यदि आपके कुंडली के अंदर वो योग नहीं है तो आप अननेसेसरी अपने उस चीज़ों को एक्टिवेट करने की कोशिश कर रहे हो जो आपकी कुंडली के अंदर है ही नहीं। तो यू हैव टू लुक इनटू दैट ट्रैप कि आप कहीं ट्रैप में तो नहीं फंस रहे हो। और बहुत से लोग हैं जो मेरे पास आते हैं, वो कहते हैं कि 10 साल 12 साल नौकरी करने के बाद उन्होंने सब कुछ छोड़ दिया और उसके बाद बिज़नेस चालू कर दिया, लोन ले लिया, ये कर लिया, वो कर दिया, और फिर आज इतना हालचाल ख़राब चल रहा है कि 1 तारीख को आने से पहले टेंशन हो जाती है कि सबकी तनख्वाह देनी है, और फिर जो है बिज़नेस के अंदर बहुत जगह कर्ज़ फंसा हुआ है, पैसे नहीं आ रहे हैं, ये है वो है, तमाम तरीके की सरदर्दी होती है। तो मैं ये नहीं कह रहा कि सरदर्दी होनी ख़राब बात है, मैं ये कह रहा हूँ कि ये कब तक चलेगी भाई, इसको ख़त्म करना पड़ेगा। या तो नौकरी में आपको पता हो कि भाई 3 साल की जद्दोजहद है, उसके बाद बिज़नेस बहुत टॉप चल जाएगा, तभी करो। अगर लगता है कि बिज़नेस में ये फ़ायदा ही नहीं है, क्योंकि कुंडली के अंदर धन योग है। देखो बहुत सिंपल सी बात ये है कि धन योग है। धन योग रेक किससे हो रहा है, किससे वो जो है उठ के आ रहा है? नौकरी से, बंधत्व से आ रहा है, या फिर आप जो है एक एम्प्लॉयर होके कर रहे हैं? वो पता ये चलता है नॉर्मली एक हॉरोस्कोप से कि हाउ दैट लक्ष्मी योग इज कमिंग। आप देखिए बहुत सारे ऐसे लोग हैं, करोड़ों का पैकेज होता है, और बहुत सारे ऐसे बिजनेसमैन हैं जो कि बमुश्किल हज़ारों कमा पाते हैं। उसका लक्ष्मी योग नौकरी से प्रज्वलित हो गया, और इसका हो सकता था कि नौकरी करके ज़्यादा पैसे कमा पाता, लेकिन इसका बिजनेस करने के बाद भी वो लक्ष्मी योग उस तरीके से एक्टिवेटेड नहीं है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, वेन एवर यू आर टेकिंग दिस सॉर्ट ऑफ प्लंज, you should get your horoscope verified for this yoga, whether it is an employee yoga or an employer yoga, whether you have a Lakshmi yoga or Dhan yoga or not in your horoscope, this has to be examined। और फिर आपको ये देखना है कि लक्ष्मी योगा किससे एक्टिवेट हो रहा है, सरदर्द करके हो रहा है या बिना सरदर्द करके हो रहा है। अच्छा। तो वो काम कर लेना चाहिए। हाँ, तो वो बच्चे जो अभी पढ़ाई कर रहे हैं, आप उनके माता पिता को ये सजेस्ट करेंगे कि पहले उनकी कुंडली दिखानी चाहिए कि किस स्ट्रीम में जाएं और तब उन्हें आगे बढ़ना चाहिए? अरे बड़ा इम्पॉर्टेंट है। आजकल क्या होता है कि माँ बाप जो हैं वो भी बेचारे जो वो उन्होंने जीवन में किया नहीं होता, वो बच्चों से एक्सपेक्ट करते हैं कि वो कर लेंगे। मैं आईएएस नहीं बना, ये बनेगा, मैंने ये नहीं किया, ये काम करेगा। उसके ऊपर 4वीं 5वीं क्लास से ही वो आईएएस बना घूम रहा होता है घर के अंदर, या फिर वो बहुत बड़ा कोई अधिकारी बना घूम रहा होता है। और ये माँ बाप कल्प्रिट हैं इसमें कि वो जो है बच्चों के ऊपर अननेसेसरी एक्सपेक्टेशंस करके रखते हैं, और 11वीं क्लास के अंदर ऐसे सब्जेक्ट्स चुनवा देते हैं कि अब तो ये आईआईटी ही करेगा, चाहे उसका जो धन योग है, अब फिर बता रहा हूँ, धन योग है, वो अकाउंट्स के अंदर फलित हो रहा था, या बीए इकोनॉमिक्स करके फलित हो रहा था, या फिर वो एलएलबी करके फलित हो रहा था। उनको ये पता ही नहीं चलता, वो उसको वास्तव में जो है वो इस कोचिंग इंस्टीट्यूट से वहाँ भेज दिया। 2 साल जो है उसने इंजीनियरिंग करी, मतलब उसकी तैयारी करी, वो नहीं हुआ, फिर 1 साल उसको एक्स्ट्रा दिया, और फिर क्या है, घर के अंदर एक डिप्रेसिव माहौल शुरू हो जाता है। वो बच्चा जो है वो अपनी आंखें चुराता है, माँ बाप जो हैं
उसको देख कर उनके मन में एक घृणा सी उठती है कि इसके ऊपर इतना पैसा खर्च कर दिया और ये बिल्कुल निखट्टू निकला, इतना तो ख़राब कोई नहीं था, शर्मा जी का बेटा इतना अच्छा कर गया, फलाने का इतना अच्छा कर गया, ढिमकाने का इतना अच्छा कर गया। तो सबसे पहले तो आपको ये देखना चाहिए कि आपका बच्चा है लाइक किसका, और ये हॉरोस्कोप देख के पता लगता है। और मैं यहाँ पर बताना चाहता हूँ उन सब माँ बाप को जो आपका प्रोग्राम देख रहे हैं कि भाई सबसे पहले तो ये देख लो कि जुपिटर मरकरी है कैसा हॉरोस्कोप के अंदर। जुपिटर होता है ज्ञान लेने का कारक और मरकरी होता है ज्ञान को डिस्पेंस करने का कारक। यानी कि आपके पास बुद्धि बहुत है, आपने बहुत अच्छा पढ़ लिया, लेकिन जब एग्जाम का टाइम आया तो आप लिख ही नहीं पाए, दैट इज मरकरी। आपने बहुत अच्छा ज्ञान ले लिया, दैट इज गुरु। बच्चे, आपने सुना होगा माँ बाप कहते हुए हमारा बच्चा है तो बहुत इंटेलिजेंट लेकिन रिजल्ट नहीं आता इसका ठीक, दैट इज डिस्पैरिटी बिटवीन द एनर्जीज ऑफ जुपिटर एंड मरकरी। ऐसे बहुत सारे बच्चे होते हैं, आता उनको कख नहीं है, लेकिन जब बोलने पे आते हैं तो लगता है कितना गुणवान होगा। उनका मरकरी यानी कि बोलने की क्षमता या बताने की क्षमता बहुत अच्छी होती है, लेकिन गुरु इतना अच्छा होता नहीं है। तो वो एनर्जी अलाइन करनी बहुत ज़रूरी है कि कैसे वो एनर्जी अलाइन होगी। यानी कि गुरु कम से कम इतना तो अच्छा हो कि वो अच्छी मरकरी को बैलेंस कर सके और मरकरी इतना अच्छा हो कि वो एक अच्छे गुरु को बैलेंस आउट कर सके। उसमें उपाय काम करते हैं, और उपाय क्या काम करते हैं कि मॉक टेस्ट लीजिए, उसके अंदर टेस्ट लिखिए। अगर किसी का अपने आप को डिलीवरेंस अच्छा नहीं है, वो अच्छी डिलीवरी नहीं कर पाता, तो जो उसने पढ़ा है कम से कम उसके टेस्ट होने चाहिए बाकायदा, बार 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 बार, ताकि मरकरी अच्छा होना शुरू हो जाए। अगर उसको ये पता चल जाएगा यार मैं लिख के आता हूँ, मेरी मम्मी जब घर में अपना कॉपी जांचती है या मेरी टीचर कॉपी जांचती है तो नंबर नहीं आते, तो इसका मतलब मुझे उसके ऊपर इम्प्रोवाइज़ करना है, और फिर वो इम्प्रोवाइज़ करना शुरू करता है। ऐसा नहीं है कि काम नहीं हो सकता, काम को पता होना चाहिए कैसे करना है, तो वो हो भी सकता है। विनय जी, आप यकीन मानिए मैंने इतने ज्योतिषियों से बात की है, लेकिन जहाँ नंबर कम आ रहे हैं एग्जाम में तो वो उसके उपाय बताते हैं कि सुबह जल्दी उठो, सूर्य को जल दो, लेकिन मॉक टेस्ट करो और उसकी क्यों ज़रूरत है और उससे मरकरी कैसे ठीक होगा, ये बताने वाले ज्योतिषी मुझे लगता है बहुत कम है कि मॉक टेस्ट से भी मरकरी ठीक होता है। देखिए, मैं उन सबको नमन करता हूँ जो आपके साथ बैठे हैं, लेकिन बात यह है कि सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि अगर बच्चा को ये पता हो कि उसको खाना क्या है, अपनी माँ को बताएगा नहीं, तो माँ उसको रोज़ वो भिंडी पराठा दे देगी। बच्चे को पता होगा वो मम्मी मुझे तो पास्ता खाना है या मेरे को पास्ते की क्रेविंग हो रही है, हाँ। तो माँ को नहीं आता होगा तो यूट्यूब देखेगी, सीखेगी, बना देगी। पता होना चाहिए कि हमारे अंदर कमी क्या है। भगवान के पास जा रहे हो, भगवान जब हम हनुमान जी के पास जाते हैं कहते हैं ना कि मुझे बल बुद्धि विद्या सब दो, लेकिन पता होना चाहिए कि हम विद्या तो है लेकिन हमको डिस्पेंस की पावर है कि नहीं है। तो मुझे भगवान को उपाय भी करने हैं, तो भगवान से ये कहना है कि जी मैं ना लिख नहीं पाता ठीक तरीके से, मैं बोल नहीं पाता ठीक तरीके से, जब इंटरव्यूज़ होते हैं तो मैं भूल जाता हूँ, मेरे को ना समझ तो है लेकिन मैं उनको सही तरीके से शब्दों में पिरो नहीं पाता हूँ। तो ये पता होना चाहिए कि मुझे क्या नहीं आता है, और उसके मुझे टेस्ट करने हैं, और भगवान के पास जाना है ये कहने के लिए कि मुझे शक्ति दो कि जिसकी मैं तैयारी कर रहा हूँ मैं वो अच्छी तरीके से कर पाऊँ। तो बिजनेस या नौकरी में क्या है कुंडली में और कैसे देखा जा सकता है वो तो आपने बता दिया, लेकिन और एक चाहत मुझे लगता है हर भारतीय में है कि हम विदेश में सेटल हो जाएं, हम अब्रॉड चले जाएं, क्योंकि यहाँ तो हम नोट कमा रहे हैं रुपए में, वहाँ हम डॉलर में कमाएंगे। तो ये डॉलर में कमाने की जो चाहत है और कई लोगों की पूरी होती है, कईयों की नहीं होती है, तो क्या वो भी विदेश जाने का योग या विदेश जा कर के तरक्की, नौकरी, ये सब पाने का योग क्या कुंडली में होता है? बिल्कुल होता है, और ये बहुत सेंसिटिव मैटर है, क्योंकि मेरे पास जो साउथ इंडिया के लोग होते हैं उनको यूएस सेटल होना होता है, मेरे पास नॉर्थ इंडिया के ख़ासतौर से पंजाब के होते हैं उनको कनाडा सेटल होना होता है, जो बीच के लोग होते हैं उनको जाना होता है ऑस्ट्रेलिया, या फिर अब जर्मनी का पैटर्न शुरू हो चुका है कि हमें वहाँ जाना है, यूरोप में सेटल करने हैं। तो सबसे बड़ी बात यह है कि विदेश का कुंडली में योग होता है कि आप जाएंगे कि नहीं, लेकिन उस योग से बड़ा एक और योग होता है कि प्रॉफिटेबली वहाँ पर आप सेटल हो पाएंगे कि नहीं हो पाएंगे। प्रॉफिटेबली का मतलब ये होता है कि घर के अंदर 9 रुपये महीने अच्छा है, बाहर 11 रुपये से, मतलब एक सिंपल सी बात यह है कि घर में रहेंगे 4th हाउस मजबूत रहता है। 4th हाउस का मतलब आपके माँ, आपका घर, आपके संस्कार, आपके आसपास के लोग। जब आप बाहर निकलते हैं तो लिफ्ट में जाते हैं, उतरते हैं, आपको सब अपने मिलते हैं,
नमस्ते हुए ना हो, लेकिन फिर भी आंखों आंखों में बात होती है कि हाँ सब कुछ ठीक है, ये हो। आपको लगता है कि कल कोई दिक्कत होगी तो साथ में गुप्ता जी हैं, उनसे बात हो जाएगी, इनसे ये बात हो जाएगी। ये बड़ा इम्पॉर्टेंट है। तो हम जब ये देखने की कोशिश करते हैं कि बाहर से, विदेश से धन का योग है, तो वो किसकी कॉस्ट में आ रहा है। मान लीजिए कि इंडिया में बैठ के वो कमा ही नहीं सकता, या फिर इतना पैसा आएगा ही नहीं, तो और विदेश रोक अच्छा है तो जाओ, खूब जाओ, तुमको जाना चाहिए। लेकिन अगर सपोज मार्जिनली फ़र्क है, वहाँ अच्छा मिल रहा है लेकिन इस 4th हाउस के कॉस्ट पे मिल रहा है, तो हम मना करते हैं। तो ये भी देखने का एक ब्यूटी होती है हॉरोस्कोप को, कि उसको सही प्रकार से गाइडेंस देना कि आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। यहाँ पर मैं बिल्कुल एक अच्छी तरीके से बताने की कोशिश करता हूँ कि मेरे पास लोग आते हैं ना कि सर विदेश जाना है, अगले साल जा पाऊँगा कि नहीं जा पाऊँगा, और ये उद्देश्य है, अच्छे पैसे कमाने हैं। मैं उनकी बात सुनता ही नहीं हूँ। मैं उनकी बात ये कहता हूँ कि भाई जाना क्यों है, अगर सपोज कुंडली में योग नहीं है, योग है भी और हल्का योग है। फॉर एग्जांपल जैसे बिजनेस और नौकरी की बात है, 100 रुपये आपको मिलते हैं नौकरी में, बिजनेस करके 110 रुपये मिलेंगे, तो आप क्या करना चाहोगे? सिंपल सी बात है कि यार नौकरी करेंगे हाँ, ना, सुबह 9 बजे जाएंगे, शाम को 6 बजे घर में तो होंगे अपने। हाँ। नहीं करेंगे, चाहे 110 रुपये मिल रहे हो। यही बात विदेश के अंदर भी है कि अगर आपको अपनी धरती पे 9 रुपये मिल रहे हैं और बाहर की धरती पे आपको 11 रुपये मिल रहे हैं, तो आप क्यों बिना मतलब में बाहर जाओ? यहाँ रहो, 4th हाउस को मजबूत करो, 4th हाउस टू 4th हाउस, 7th हाउस को मजबूत करो। ये सारे के सारे केंद्र मजबूत हो जाते हैं, 4th टू 4th, 7th टू 4th, 10th टू 4th 1, सारे मजबूत हो जाते हैं आपकी जन्मभूमि पे रहने पर। बाहर जाते हैं तो केंद्र यानी कि त्रिकोण, केंद्र तो पहले हो गए, त्रिकोण मजबूत होने शुरू हो जाते हैं, अच्छी बात होती है। तो प्रचंड योग यदि बाहर है तो जाइए, वरना आपने देखा होगा कि, अब पता नहीं आपको इतना एक्सपीरियंस है कि नहीं, लेकिन मैंने देखा कि 40, 45, 50 साल के लोग जो होते हैं, जिनको बाहर रहते हुए 10 साल हो जाते हैं, उनको अपनी जन्मभूमि याद आती है। उनको लगता है कि वापस चलो, उनको लगता है कि यहाँ बहुत हो गया। लेकिन प्रॉब्लम क्या होती है, बच्चे अब विदेशी हो जाते हैं, बच्चे अब जो हैं वहाँ पर सेटल हो चुके होते हैं, उनका घर वो हो जाता है, आपका घर यहाँ है, उनका घर वो है, आप समझ ही नहीं पाते क्या करें क्या ना करें। और फिर धीरे धीरे आप ना यहाँ के बचते हैं ना वहाँ के बचते हैं। इंडिया आके आपको अच्छा लगता है, लेकिन क्योंकि आपका 10-20 साल का डिस्कनेक्ट हो चुका होता है, तो यहाँ भी रिश्तेदार आपसे विमुख हो जाते हैं, आपके यहाँ पर परिवेश भी हल्के पड़ जाते हैं। तो वो व्यक्ति जो है ना, वो त्रिशंकु सा हो जाता है, उसको समझ में नहीं आता मैं करूँ क्या, यहाँ रहूँ वहाँ रहूँ। तो बड़ा इम्पॉर्टेंट है टाइम से अपने हॉरोस्कोप को दिखाना और ये समझना कि करना क्या चाहिए, क्योंकि जीना तो मज़े के लिए है ना, इन्जॉयमेंट आना चाहिए। हाँ, और मैंने तो ज़्यादातर ऐसे लोग देखे हैं जो विदेश जाके फिर वहाँ पे भी लोन ले लेते हैं, क्योंकि आपको वहाँ पे घर चाहिए, वहाँ पर गाड़ी चाहिए, और फिर वो उस ट्रैप में भी फंसे हुए मुझे ऐसे लोग भी मिले हैं। आपको बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है इसका मतलब, लेकिन मैं बताना चाहता हूँ कि ये एक्सपीरियंस ये है कि इंडिया के अंदर भी लोन होगा, बाहर भी लोन होगा। इंडिया में थोड़ा छोटे घर का लोन होगा, वहाँ बड़े घर का लोन होगा, लोन चलेगा लेकिन। हाँ, तो बहरहाल जो अपनी धरती है वहाँ का सुख अलग है, जो यहाँ रह रहा है, और ख़ासकर वो कि जो बाहर जाके यहाँ पर वापस लौटा है, वो सुख को ज़्यादा अच्छे से समझ पा रहा है। हमें तो जो चीज़ें फ्री फंड की मिल गई हैं, हम उन्हें उतना तवज्जो नहीं देते हैं, मुझे लगता है। अब क्योंकि विनय जी ये लैंडिंग का वक्त हो गया है, सफ़र तो बहुत अच्छा था जैसे हमने टेक ऑफ किया, और मैं हमेशा हर पॉडकास्ट में ये सोचती हूँ कि भाई क्रैश लैंडिंग ना हो। तो क्रैश लैंडिंग तो आज नहीं हुई है। उम्मीद कर रही हूँ कि आपके ये जितने आपने टिप्स दिए हैं उससे मेरे व्यूवर की भी लाइफ में अगर क्रैश लैंडिंग होने वाली होगी तो वो उससे बचेगा। अब चलते चलते, क्योंकि ये लैंडिंग का समय है, आप अपनी तरफ से कोई टिप देना चाहेंगे व्यूवर्स को कि आप, क्योंकि जब ज्योतिषी सामने होता है तो हम तो गुरु के समान ही उन्हें समझते हैं, और हम ये मानते हैं कि भाई वो जो कह रहे हैं वो पत्थर की लकीर है, उस हिसाब से अगर हम चलेंगे तो ऑटो पायलट मोड में हमारी लाइफ चली जाएगी। तो ऐसा कुछ है? बिल्कुल है। और वो ये है कि मेरा एक्सपीरियंस है कि मेरे पास लोग आते हैं और वो अपनी हॉरोस्कोप को सामने रखते हैं और कहते हैं मुझसे कि ये जो हॉरोस्कोप है, ये आप इसको किस श्रेणी में मानते हो। वो ये सुनने की ख्वाहिश में होते हैं कि मैं ये बोलूं कि बहुत अच्छा है या ठीक है। और जो लोग थोड़ा सा कम परफॉर्म कर रहे होते हैं वो भी पूछते हैं कि सर ये हॉरोस्कोप में कुछ है भी कि नहीं है, मतलब हम कुछ कर भी पाएंगे जीवन में कि नहीं कर पाएंगे। तो मैं ये सबसे कहना चाहता हूँ कि एवरी हॉरोस्कोप इज़ ब्यूटीफुल, एवरी हॉरोस्कोप इज़ ब्यूटीफुल। हर एक हॉरोस्कोप के अपने चैलेंजेस हैं जो कि हमको पता नहीं होता, कि हम देखते हैं कि वो बहुत अच्छा जी रहा है, हमें पता ही नहीं होता कि उसके घर में क्या चल रहा है। उसके घर में भी राहु है, उसके घर में भी केतु है, उसके घर में भी मंगल है, उसके घर में भी शनि है। हर एक घर के अपने चैलेंजेस हैं।
आपके अपने चैलेंजेस हैं। आप ये समझ रहे हो कि आप ही परेशान हो, आपको पैसा नहीं आ रहा, आपका घर नहीं बना, आपकी नौकरी हल्की है, आपका बिजनेस नहीं चल रहा। नहीं, ऐसा नहीं है। उसका भी कुछ न कुछ दिक्कत में है। हमको तो ये देखना है कि हम कैसे ठीक हो सकते हैं। तो एक तो कंपेयर मत करो, और दूसरी बात, आपका हॉरोस्कोप इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट हॉरोस्कोप फॉर यू एंड वी हैव टू मेक इट इवन बेटर। तो अगर घर से ऑफिस तक जाना है, गाड़ी चला रहे हो, तो ट्रैफिक जैम से बचना है, गड्ढे आ रहे हैं उससे बचना है। ये थोड़ा ना गड्ढा आया तो हाँ नहीं हम तो सीधे जाएंगे और तार से गाड़ी उस पर मार दी। तो यू शुड नो कि कहाँ कहाँ पर पिटफॉल्स हैं, कैसे निकलना है। एक बार हम उनसे निकल जाते हैं तो बहुत अच्छा हो जाएगा। लोन लें न लें, मकान खरीदें ना खरीदें, एक्सपैंड करें ना करें, ये होते हैं पिटफॉल्स। ये डिसीजन मिल जाए आपको जीवन में तो बहुत सुनहरा जीवन है, कोई चिंता करने की ज़रूरत ही नहीं है। मंगल ही मंगल होगा इसके बाद। और मैं ये चाहती हूँ कि आज का जो पॉडकास्ट है इसे आप अपनी प्लेलिस्ट में सेव करके ज़रूर रखें, ताकि आप इसको बिहार इलेक्शन में भी देख पाएँ, बंगाल इलेक्शन में भी देख पाएँ, 27 के यूपी इलेक्शन में भी देख पाएँ, 29 का जो प्राइम मिनिस्टर का इलेक्शन रहने वाला है वो भी आप देख पाएँ। आगे आने वाले कई सालों तक की बातें इस पॉडकास्ट में है, तो वो मिस ना हो जाए आपसे, इसलिए इसको आप सेव करके रखिए। और आप जितनी बार इसे देखेंगे आई एम श्योर आप विनय जी को याद ज़रूर करेंगे, और हम भी हर इलेक्शन की तारीख पर और आपके हर प्रिडिक्शन की तारीख पर विनय जी ज़रूर आपको याद करेंगे। बिल्कुल। थैंक यू सो मच सर। लव यू टॉकिंग टू यू। नमस्कार।